जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को तो एकदम हाई लेवल पे ले ही जा चुके होंगे। उसी हाई लेवल को मेंटेन रखने के लिए, उसी हाई लेवल को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ एएस रिवीजन सीरीज एंड टॉपिक इज एएस 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आपके संग गवर्नमेंट ग्रांट्स का जितना भी एएस का पोर्शन है वो पूरा का पूरा आपके संग इन डेप्थ रिवाइज करने वाला हूं। ध्यान से बने रहिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। एएस 12 का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स। बेटा आप इस एएस में आगे बढ़ सकते हैं, बट मेरा आगे बढ़ने का मन इसीलिए नहीं करता क्योंकि जब तक मुझे गवर्नमेंट और ग्रांट्स इन दोनों का मतलब ही नहीं पता तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। आप यकीन मानिए, जितने भी एएस होते हैं ड्राफ्टेड, आई होप, और नहीं पता तो सुन लो, आपको पता ही होगा कि एमसी की वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाते हैं। आप वहां जाके प्लीज 1 या 2 मिनट लगेंगे, अभी नहीं, पेपर के बाद डाउनलोड करके देख लेना। पर्टिकुलरली उन्होंने भी सबसे पहले गवर्नमेंट और ग्रांट्स इन दोनों की डेफिनेशन दी है हमें वहां पर कि भाई इस चीजों को गवर्नमेंट कहना, क्योंकि हर चीज को आप इस एएस में नहीं ला सकते। एएस का एक स्कोप होता है और जो स्कोप आउट होती है उसको हम यहाँ कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले व्हाट इज गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट एजेंसी, और कोई भी हो, भले ही लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, अगर वो गवर्नमेंट के टर्म से रिलेट कर पा रही है, गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट एजेंसी है या फिर इन्हीं से सिमिलर कोई बॉडी है, तो उसको आप क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट की डेफिनेशन में ला सकते हो। यही मैंने आपको देके भी रखा हुआ है। आइए, क्या लिखा हुआ है मैंने, देखिए। गवर्नमेंट मींस एनी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, फॉरेन गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मींस अगर दिल्ली में जो गवर्नमेंट है उसको भी आप क्या बोलोगे कि हाँ ये गवर्नमेंट के पोर्शन में। सेंट्रल में ऑल ओवर इंडिया है जो है मोदी जी की, वो भी आपको क्या बोलोगे? वो भी गवर्नमेंट है। बट अगर कोई इंटरनेशनली है, यानी कि बाहर देश की, तो उसे भी आप क्या कहोगे? यहाँ के स्कोप में वो गवर्नमेंट में आएगी। और ग्रांट्स में जब आपको मैं लिंक करके दूंगा ना, तो जब ये दोनों चीज आप लिंक करोगे तो आपको मतलब समझ आएगा कि क्यों इस फॉरेन गवर्नमेंट को भी यहाँ कंसिडर करा हुआ है। अभी लग रहा होगा ना बुरा कि यार फॉरेन की गवर्नमेंट से हमें क्या मतलब यूक्रेन में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, उससे हमें क्या मतलब। मैंने कहा देखो, ये कुछ नहीं, बस एक चीज को सपोर्ट करने के लिए ऐसा करा गया है कि उनको भी हम गवर्नमेंट के स्कोप में लेके आए हैं। बट अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज ग्रांट? देखो, ग्रांट का मतलब होता है रियायत या फिर किसी चीज की छूट, ग्रांट। अब इसे मैं एएस से कनेक्ट करता हूं, वहां जब खोल के देखोगे तो लिखा मिलेगा आपको, ग्रांट मींस एनी असिस्टेंस एदर इन कैश और इन काइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं, मैंने भी यहां लिखा हुआ है एनी असिस्टेंट इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड फॉर मीटिंग एनी ऑब्जेक्टिव्स। ये अलग बात है, ऑब्जेक्टिव्स वाली वो बात मैं अलग करूंगा, 2-3 इसमें क्वेश्चन भी उठाऊंगा आपके साथ। अभी मेरी बात बस आप ध्यान से सुनना। अच्छा, गवर्नमेंट की मीनिंग में मैंने बोला लोकल हो सकती है, नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकती है। आपने कहा ओके, कोई आपने शक नहीं करा। अब मैंने आपसे ये बोला कि व्हाट इज ग्रांट, तो आपने बोला ग्रांट मींस एनी असिस्टेंस, मींस आपको कोई हेल्प कर रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, एदर इन कैश, या तो पैसा दे रही है, या फिर इन काइंड। भैया इन काइंड का मतलब, इन काइंड का मतलब मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। इन काइंड का मतलब है कि आपको कोई लैंड उन्होंने इश्यू करवा दी, उन्होंने आपको कोई लैंड बहुत ही सस्ते दाम पे बिकवा दी, मतलब दिलवा दी। 50 लाख की लैंड थी, गवर्नमेंट जोन में थी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो इस 50 लाख की लैंड को हम आपको 20 लाख में अलॉट करते हैं। तो यहाँ 30 लाख रुपए का आपको फायदा दिया है, तो ग्रांट ही है ना एक तरीके से। दूसरा, गवर्नमेंट ने आपको किसी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, भाई आपको कोई काम करना था उसके लिए फंड दे दिया। तो ये सारे किसकी डेफिनेशन में आते हैं? ग्रांट के। तो और याद रखना, इन कैश भी हो सकते हैं, इन काइंड भी हो सकते हैं, उसमें हमारा मुद्दा नहीं है, उसमें ना ही हम लड़ेंगे और ना ही हम उसमें ज्यादा डिस्कशन करेंगे। दो चीजें क्लियर होती है, अगर बाहर देश से ग्रांट आ रही है, बाहर देश से ग्रांट आ रही है और उसको एएस 12 के दायरे में ना लाए तो कहां ले जाएंगे? क्योंकि वो हमारी रिवेन्यू तो है नहीं जो एएस 9 में हिट हो। तो इसीलिए इसी व्यू को ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए अब यूक्रेन से हमें कोई फंड आ रहा है, वैसे तो अभी आएगा नहीं, अभी तो छोड़ ही दो यूक्रेन से, मान लो अमेरिका से कोई फंड आ रहा है हमारे लिए। मैंने कोई कंपनी खोली हुई है यहाँ इंडिया के अंदर, और क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और उसमें अमेरिकन एम्बेसडर को भी काफी प्रॉफिट में कमा के देता हूँ, कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल बिजनेस है मेरा, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, कोई डाउट थोड़ी है इसमें, हो सकता है ना बिजनेस, बिजनेस की लिमिटेशन सिर्फ इंडिया तक थोड़ी होती है। अब हुआ क्या, अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे 50 करोड़ रुपए एज अ गवर्नमेंट ग्रांट दिया, और किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए दिया हो वो मैं बाद में बात करूंगा, वो एज पर कंप्लायंस होता है, उसकी डिस्कशन मुझे अभी यहां नहीं करनी। तो इसी सिंपल चीज को क्या कहूंगा मैं कि ये फॉरेन ग्रांट है, बट एएस 12 में कवर हो जाएगी, खत्म कहानी। ये किस में कवर होगी? एएस 12 में कवर हो जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। मींस और कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मींस और कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकती फॉरेन गवर्नमेंट पर। वो जो ग्रांट दे रही है इसके स्कोप में लाने के लिए, फ्रॉड्स को रोकने के लिए, यहाँ पर एएस 12 में उसको बोल दिया कि हाँ भाई वो भी एक ग्रांट है, वो भी किसी गवर्नमेंट से मिली हुई है, तो उसको हमने एएस 12 में अपनी ही गवर्नमेंट बोला हुआ है और वो इसके स्कोप में आ जाएंगे। ठीक है,
देखो मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट का मुद्दा क्लियर कर दिया, आपको इन डेप्थ ये समझा दिया कि भाई फॉरेन गवर्नमेंट को क्यों रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे ने डिस्कस नहीं करना चाहते, सिर्फ पढ़ लिया गवर्नमेंट मींस एनी नेशनल लोकल इंटरनेशनल सारी गवर्नमेंट हो गई खत्म। बात समझो क्योंकि कल को ना कोई भी क्लाइंट आकर कभी भी हमसे ये नहीं पूछता व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। अरे यार वो आपसे आके एक इशू पूछेगा, देखो यू आर अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी ऑल आर अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो हमें क्लाइंट को कंसल्टेंसी देनी है। कोई क्लाइंट आया हमारे ऑफिस में, उसने हमसे पूछा कि 50 करोड़ रुपए की फॉरेन ग्रांट आ रही है, अब आपको ये बताओ तो वो आपको आने दो। अरे यार आप उसे बताओगे ना, हाँ एएस ट्वेल्व कवर करेगा, अगर इंडिया से तो इंडिया से कवर करेंगे, तो इस चीज को डेप्थ में समझने की कोशिश किया करो, और तभी क्या होगा ना एएस इंटरेस्टिंग बनेंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब मैं आगे आ रहा हूं टाइप्स ऑफ ग्रांट में। अच्छा याद रखना टाइप्स ऑफ ग्रांट या फिर गवर्नमेंट ग्रांट कभी लिखने को नहीं आती, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, और यहां पर मैं 7 टाइप्स की आपके संग गवर्नमेंट ग्रांट्स को डिस्कस करूंगा, 7 टाइप्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, मुद्दा क्लियर होना चाहिए कि भाई है क्या। एक्चुअली लास्ट में क्वेश्चन कभी नहीं पूछता कि व्हाट इज दिस, मतलब टाइप ऑफ दिस ग्रांट बताओ कि क्या है, कोई कभी नहीं पूछता क्वेश्चन, बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये ग्रांट है कौन कौन सी। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा इनकम और एक्सपेंस ग्रांट, वहां जो पहले लिखी हुई है वो छोड़ दो, मेरी तरफ देखो, इनकम ग्रांट और एक्सपेंस ग्रांट। अब ध्यान से सुनना, इनकम ग्रांट वो होती है जो आपको गवर्नमेंट एज अ इनकम दे देती है। मींस इसका क्या मतलब भैया, मान लीजिए आप सैनिटाइजर कंपनी है, ठीक है, आप सैनिटाइजर कंपनी है, आपने क्या करा, आपका क्योंकि आपका जो रेट ऑफ कॉस्ट था वो बहुत मैटर कर रहा था पेंडेमिक में। अब मान लीजिए आप सिप्ला कंपनी के ओनर थे, डायरेक्टर थे, जो भी थे, आपने क्या करा, अपने सैनिटाइजर की कॉस्ट 50 रुपए से 70 रुपए कर दी, करी, गवर्नमेंट बॉडी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ले लेंगे, बट आम आदमी पे, पब्लिक वेलफेयर पे, पब्लिक इंटरेस्ट पे इसका इफेक्ट आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो सैनिटाइजर 50 रुपए का मिल रहा था आज वो 70 रुपए का मिल रहा है, एंड उस पेंडेमिक में सोर्स ऑफ इनकम भी क्या थी, सबकी जीरो थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बोला कि यार देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, आप ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा, ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो ना, ये आप उनसे चार्ज मत करो, आप 50 में बेचो अपना प्रोडक्ट, ये 20 रुपए हम आपको एज अ इनकम देंगे, खत्म कहानी। ये 20 रुपए हम आपको क्या देंगे, एज अ इनकम दे देंगे, आप टेंशन मत लो। आपने कहा ठीक है, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो पैसा ही चाहिए ना, भले गवर्नमेंट की तरफ से मिले या वहां से मिले, अच्छा दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, तो टेंशन की तो बात है नहीं। अब देखो बाद में अगर आप देखोगे भैया ये रिवेन्यू नहीं है, तो वो बाद में सब कंप्लाइड हो जाता है, वो छोड़ दो। तो 20 रुपए आपसे मिलके, तो दिस इज नथिंग बट योर इनकम ग्रांट। क्या थी ये, आपकी इनकम ग्रांट थी। अब एक और बात सुनता, यहाँ एक बहुत मस्त मुद्दा ऐड करूंगा मैं, ध्यान से सुनना, और इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं पहले ही बता दूं, एएस 12 एक इतना इंपॉर्टेंट आपका वो है एएस कि नवंबर 20, उसके बाद क्या कहते हैं जैन 21, और उसके बाद जो अगला अटेम्प्ट हुआ था आपका जुलाई 21, उसमें भी आपके तीनों अटेम्प्ट में इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ दिसंबर 21 में नहीं पूछा गया था, बट कोई बात नहीं, लास्ट 3 अटेम्प्ट में पूछा गया था, दैट मींस इसमें भी पूछे जाने के बहुत हाईली चांस है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब यहां पर मेरा मुद्दा यह आया कि भैया व्हाट इज एक्सपेंस ग्रांट। तो अब मान लो गवर्नमेंट ने आपको किसी एक्सपेंसेस के लिए कोई ग्रांट दे दिया, अच्छा कौन से एक्सपेंसेस के लिए, अब मान लीजिए आपको प्रोक्योर करना था आपको सिप्ला कंपनी थी आप, और आपको सैनिटाइजर बनाने के लिए कोई चीज प्रोक्योर करनी थी बाहर देश से, तो कंपनी और उसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा हो रही थी, तो आपने गवर्नमेंट को बोला कि भाई हमारी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, इसीलिए हमें ज्यादा ही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो जो आप बाहर से प्रोक्योरमेंट करके मटेरियल मंगा रहे हो वो हम आपके लिए मंगा देते हैं, हम आपको एक्सपेंस दे देते हैं। तो दिस इज नथिंग बट एक्सपेंस ग्रांट। याद रखना, प्रैक्टिकली मैं कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि डेफिनेशन तो एक एक लाइन की लिखी हुई है ना मैंने, बट आप ध्यान से समझो व्हाट इज इनकम ग्रांट एंड व्हाट इज एक्सपेंस ग्रांट। अच्छा तीसरी भी ले लेता हूं, फिर और अच्छे से बात करेंगे। बेल आउट ग्रांट। बेल आउट ग्रांट क्या होती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ना बहुत लॉस मेकिंग होती है, मींस एक ही, ये तीनों में एक ही कैटेगरी में आता है, रेवेन्यू नेचर के वैसे तो। अब बेल आउट ग्रांट का मतलब ये है कि कोई कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, लेट्स से आप मास्क कंपनी था, आप मास्क बनाते थे पेंडेमिक पे, आप काफी लॉस में चल रहे थे, गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने आपको 20-25 करोड़ रुपए दे दिए, ये ले लॉस रिकवरी कर ले, तो भाई ये भी एक तरह की ग्रांट हो सकती है। 3 ग्रांट पढ़ी है मैंने अभी, बेल आउट, इनकम, एक्सपेंस। अच्छा एक और बात बताऊं मैं, ऊपर मेरा एक मुद्दा क्लियर था, मुद्दा मतलब मैंने डिस्कस नहीं करा, ये वाला एनी ऑब्जेक्टिव्स, बट पूछा नहीं तुम लोगों ने क्या दिक्कत है, अरे चल रही है, चलने तो मस्त बैठे हुए हैं। नालायक को ध्यान से सुनो कभी भी जो ग्रांट होती है ना वो कंडीशनल होती है, क्या आप यही करोगे, अगर आप इसके अलावा कुछ और कर रहे हो तो वो ग्रांट वो रिवोक कर लेंगे, वो वापस मांग लेंगे। सो इसीलिए गवर्नमेंट जब भी कुछ चीज देती है तो वो अपने प्रोस्पेक्टिव के लिए देती है, अपने पर्पस के लिए देती है, इस बात को याद रखना। एक बात आगे चल चल के सार आप मैच्योर होंगे। देखो अभी ना आप एक छोटा सा सवाल है, मैं इस एएस में 1-1.5 घंटे के अंदर आपको पूरा मैच्योर करके छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। तो हड़बड़ी मत मचाना, अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है या फिर आप फर्स्ट टाइमर भी है, तो आप ये मत देखो कि वहां क्या पढ़ा हुआ है यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। आपको लास्ट में बात करनी होती है कि आपको समझ आया नहीं आया, क्योंकि शुरू में मैं किसी बच्चे से लड़ता नहीं हूं, ठीक है, हर टीचर का, हर फैकल्टी का, हर बुक का तरीका अलग अलग है, तो आपको ये लड़ना नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है वहां क्या चल रहा है, बस आप फोकस से सुनते जाओ और समझते जाओ कि हाँ क्या है, और 1-to-1 कॉन्वर्सेशन रखो। भले ये वर्चुअल क्लास है बट ऑनलाइन
वर्चुअल क्लास का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है ना, बच्चे वो करना नहीं चाहते हैं 1-to-1। तो 1-to-1 अगर आप लोग रखेंगे, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं ना आपसे बात, आप 1-to-1 रखेंगे तभी तो मजा आएगा। ओके, 3 तरीके की ग्रांट पढ़ी मैंने, इनकम ग्रांट, एक्सपेंस ग्रांट एंड बेल आउट ग्रांट। भैया तीनों रेवेन्यू नेचर के, हम ये बात समझ रहे हैं, तीनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, हम ये बात भी समझ रहे हैं भैया। पर मजा अभी भी नहीं आया। मैंने कहा तो मजा दे दूं। अब ध्यान से सुनना, अब इस एग्जांपल को जो दिल्ली के बंदे हैं वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ध्यान से सुनना। अच्छा, दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है? ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। एंड हु इज सीएम ऑफ दिल्ली? तो आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल। बेटा आप यकीन नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस आदमी को आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2020 जब ये पेंडेमिक हिट आया था फर्स्ट, अरविंद केजरीवाल ने अपने फंड से 1000 करोड़ रुपए दिए थे सिप्ला कंपनी को। पता है क्यों? पता है क्यों? 2 चीजों के लिए। एक, आप भाई अपने पूरे बंदों का मेडिकल टेस्ट कराओ। सिप्ला कंपनी में जितने भी बंदे हैं उन सबका आप मेडिकल टेस्ट कराओ, पहली चीज। और दूसरा एक्सपेंस का क्या बोला था उन्होंने? दूसरा उन्होंने बोला जो ये सैनिटाइजर के दाम है इसको आप सस्ते रखो, मतलब जो 70-80 रुपए का बेच रहे हो उसको 40-50 पे लाओ, ताकि मेरी पूरी मेरी पूरी दिल्ली की जो ऑडियंस है वो अच्छे से हाथ धो सके। अच्छा, बात क्लियर हुई? तो अब जिस आदमी की बेटा आप वो करते थे ना, ध्यान से सुनना, जिस आदमी की आप इतनी बेइज्जती करते थे उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। अच्छा, मैं सपोर्टर नहीं हूं, बट फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये मजाक था, एग्जाम्पल था, ठीक है? दिल पे मत लेना, सिर्फ समझाने के लिए 2 कॉन्सेप्ट उठाए हैं मैंने यहां से। क्या? ध्यान से सुनना, मजाक था, सर्च मत करने लग जाना कि मतलब इज रियली अरविंद केजरीवाल डोनेटेड 1000 करोड़ टू सिप्ला कंपनी। नो, द आंसर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने एग्जांपल बनाया है, ऐसे ही सिचुएशन बनाई। ध्यान से सुनो, यहाँ 2 यार, आप वो 2 एग्जांपल ले लो ना, आप वहां मत अटके रहो कि 1000 करोड़ रुपए मैंने बेवकूफ बनाया आपको। नहीं, छोड़ दो, मैं मोदी सर का भी ले सकता था, तो ध्यान से छोड़ो। 2 यहां पर मैंने पर्पस उठाए। कौन कौन से पर्पस उठाए बताएंगे जरा? पहला पर्पस कि भाई किसी प्रोडक्ट को जो अगर पब्लिक वेलफेयर में आ रहा है उसका प्राइस कम करने के लिए आप क्या करती है? गवर्नमेंट ग्रांट करती है, गवर्नमेंट पैसा देती है उस कंपनी को, ठीक है? पहला। दूसरा दूसरा ये कि कई बार ना कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उन सबका हेल्थ चेकअप के सीरियसली देती है, बट अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दिया था, तो इसलिए इतना उत्सुक होने की जरूरत नहीं है। अब छोड़ो इस एग्जांपल को, ध्यान से सुनो। तो मींस ये जितनी भी रेवेन्यू ग्रांट्स होती हैं क्या होती हैं कि भाई आपको क्या करना है? इस प्रोडक्ट के दाम कम रखने हैं, आपको क्या करना है? अपने मेडिकल चेकअप कराना है, मतलब पब्लिक वेलफेयर, मतलब एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए दे रही है। तो ये सारी ग्रांट्स कहां लाते हैं हम? रेवेन्यू ग्रांट में। और ये 3 ग्रांट्स मैंने बात कर लिया, रेवेन्यू, बेल आउट और तीसरा एक्सपेंस ग्रांट है। क्लियर है ये वाली बातें? अच्छा, कहीं पूछेगा नहीं, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है? आपको ये पूछेगा क्वेश्चन कि इन ग्रांट्स को आप कहां डालोगे? तो मैंने अभी अभी बोला कि रेवेन्यू नेचर की है तो किस में जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा, नो डाउट। किस में जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा। अब मेरे पास ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन था, ये सीए इंटर का क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से सुनना, आपके फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है? मतलब कोई मॉक टेस्ट और नहीं, फाइनल में पूछा गया था कि किसी कंपनी को हमने 50 करोड़ रुपए दिए कि भाई आप अपना एम्प्लॉय वेलफेयर करो, बट वो कंपनी कह रही है कि नहीं, हम इसमें एम्प्लॉय वेलफेयर नहीं करेंगे, हम इसे कैपिटलाइज करेंगे, मींस इसको इन्वेस्ट करेंगे और इस पे से जो इंटरेस्ट आएगा उससे हम काम करेंगे। तो क्या ये कंडीशन अप्लाई करती है? द आंसर इज नो। याद रखना, कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई पैसा दे रही है तो वो कंडीशनल पैसा है, आपको वही काम करना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ सीए इंटर। अब मुझे अटेम्प्ट याद नहीं है, बट सीए इंटर का क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा भी आपको। तो याद रखना, कंडीशन को व्यू में रखना बहुत जरूरी है। कल को आप ऑडिटर बन के जाते हो, कल को आप कंसल्टेंट बन के जाते हो, तो आपको उस कंपनी को एक ही चीज सलाह देनी है कि भाई देख, कंडीशन को फुलफिल कर, अदरवाइज ये लोग रिफंड मांग लेंगे, खत्म कहानी। गवर्नमेंट जितना देना जानती है उससे ज्यादा लेना जानती है, तो इस चीज को याद रखना। ओके, तो 3 ग्रांट्स हमारे यहाँ पर क्लियर हुए। कौन कौन से? एक बेल आउट ग्रांट मेरे हिसाब से खत्म हुआ, एक इनकम ग्रांट खत्म हुआ और एक एक्सपेंस ग्रांट खत्म हुआ। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट और आधे से ज्यादा क्लास, कम से कम 45 टू 50 मिनट्स मुझे लगे फिक्स एसेट्स ग्रांट पे लगेंगे। फिक्स एसेट्स मतलब भैया कंपनी ने आपको पैसा दिया, स्पेसिफिकली पैसा दिया, ये लो लैंड खरीद लो, तो उसे वो कौन सी है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट खरीद लो। अब लैंड खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, उस चीज के लिए आपको पैसा दिया। इसी का दूसरा पार्ट है ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। देखो फिक्स एसेट में लैंड आती है, नो डाउट, ठीक है? बट कई बार इस ग्रांट को एक अलग व्यू से भी देखा जा सकता है, अगर वो पैसा स्पेसिफिकली लैंड खरीदने के लिए मिला है या फिर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। नॉन डेप्रिशिएबल में सबसे बढ़िया एग्जांपल लैंड का ही रहता है, तो वही मैंने यहां पर कंक्लूड करा हुआ है। ध्यान से सुनना, कई बार कंपनी आपको पैसा देती है कि ये लो आप अपनी फिक्स एसेट खरीद लो। अब लेट्स से एक और एग्जांपल पकड़ते हैं। बेटा आप मास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थे, आप मास ट्रेडिंग कंपनी थे, और आपका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि मास्क को इतना सस्ता बेचना कि घर घर में 50 मास्क हो। मींस कोई सोचे ही ना कि बिना मास्क के मैं बाहर निकल सकता हूं। गवर्नमेंट को आपका व्यू पसंद आया और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जा, कितनी मशीन चाहिए सिलाई की? हमने कहा 10, बस 10 दे दो, 5 है मेरे पास। बेटा गवर्नमेंट ने क्या करा? आपके मुंह पे फेंक के मारे पैसे, और मशीन नहीं, मशीन से चोट लग सकती है, मुंह पे पैसे फेंक के मारे, ये ले ग्रांट फॉर फिक्स एसेट, जा खरीद ले एसेट। आप कहां गए? आप गए चाइना, चाइना नहीं, आप गए आप गए रशिया,
रशिया से आपने क्या करी, 10 मशीनें मंगवा ली, ये क्या था, ग्रांट फॉर फिक्स असेट। अब आपने कहा माई बाप, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने कहा माई बाप बहुत क्या कहते हैं मशीनें आ गई, 15 मशीनें आ गई, ये स्टॉक को कहां रखूं, स्टॉक तो बिक ही नहीं रहा, और स्टॉक का मेरा एक ही दिन है, संडे को मेरा स्टॉक निकलता है तब बिकता है, बट ये 7 दिन के सर पे रख के घूमूं। तो उन्होंने पूछा आपको चाहिए क्या, उन्होंने आपने कहा मुझे बस एक छोटी सी लैंड दे दो, उस पे शेड लगाकर हट बनाकर मैं वहां पर रख लूंगा। आपने उन्होंने कहा ठीक है, ये ले तेरी तेरे आपकी कंपनी से थोड़ा सा दूर, 2-3 किलोमीटर दूर उन्होंने आपको एक लैंड इश्यू करवा दी, मतलब पैसे दे दिए और कहा कि लैंड खरीद लेना। तो ये था ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अच्छा याद रखना, कुछ बच्चे अब इस व्यू पे चलेंगे कि भैया सच में ऐसा होता है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता है, द आंसर इज यस। अब ठीक है, मैं स्पेसिफिकली आपको केस नहीं बता रहा कि मिस्टर अजंता ने क्या कहते हैं सीबीआई बैंक को इतना दिया, ये दिया, वो दिया, वो छोड़ दो। प्रैक्टिकली बात करो कि ऐसा ऐसा हो सकता है। कल को क्लाइंट जब आए और आप बोले तो आप इस बात को कनेक्ट कर सको कि हाँ यार ऐसा होता है। मतलब ग्रांट फॉर फिक्स असेट्स भी होता है, और फिक्स असेट्स में अगर लैंड है तो वो ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। भैया यहाँ 2 जगह लिखा है, तो क्या पेन या स्टाइलिस ज्यादा काम कर रहा था? द आंसर इज नो। 2 अलग अलग व्यू है इस पे मेरे, 2 अलग अलग मेथड है। एज पर एएस, एज पर एएस 12 कहता है इसको अलग कंक्लूड करो, इसको अलग कंक्लूड करो, तो मेरी क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है मेरी। ओके, अगेन आगे बढ़ रहे हैं। ग्रांट्स इन काइंड, भाई किसी भी चीज में दे दे, या तो फिक्स एसेट दे दे, करंट एसेट दे दे, कुछ भी दे दे आपको, वो क्या होती है? ग्रांट्स इन काइंड। और सबसे लास्ट में आपका आ रहा है क्या, कौन सा वाला? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान से सुनना, भाई आपकी कंपनी में कोई छोटी मोटी नहीं थी। आप पता है कौन हो? टेस्ला कंपनी के मालिक हो आप बेटा, वो तो एलन मस्क है, आप बहुत बड़े शेयर होल्डर हो, आप बहुत बड़े शेयर होल्डर हो। तो एलन मस्क ने आपको कॉल करा और कहा कि यार मेरे को ना एक प्लांट लगाना है। आपने कहा बिल्कुल लगाओ, दिल्ली में लगाओ, बीचों बीच, कहां लगाओ? सीपी में लगाओ। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, कोई ऐसी लैंड इश्यू कराओगे जहां पर सच में। तो आपने दिमाग लगाया कि भाई छत्तीसगढ़ में एक जगह है, छत्तीसगढ़ में एक पर्टिकुलरली एक जगह है जो बैकवर्ड जोन में आती है, और वहां पर हमें बहुत सारी लैंड मिल सकती है, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। और यहां तक कि वहां आप इतना भी श्योर थे कि गवर्नमेंट भी हमें पैसा देगी। तो याद रखना, कई बार आप गवर्नमेंट को प्रपोजल्स भेजते हो कि हम यहां लगाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है डन। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट होगी वो आपस में डील करेगी बेटा कि हाँ हम भी आपको कंट्रीब्यूशन देंगे। इट्स कॉल्ड प्रमोटर कंट्रीब्यूशन टू डेवलप बैकवर्ड एरिया। भाई अब याद रखना, जिस बैकवर्ड एरिया में आपकी इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाती है, वो बैकवर्ड एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। द बेस्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात में जब इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट्स लगाए, उन प्लांट्स की वजह से गुजरात में रोजगार मिले, बेरोजगारों को नौकरी मिली, इंडस्ट्रीज आई, स्कूल्स खुले, इतने सारे डेवलपमेंट हुए। तो ऑब्वियसली जब भी किसी बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री आती है, तो वो अपने आप ही डेवलप होने लगता है, बिकॉज लोग आते हैं, प्रोक्योरमेंट होती है, मटेरियल आता है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, तो सारी चीजें अपने आप क्या होने चल जाती है, डेवलप होने चल जाती है। और इसमें गवर्नमेंट की रेवेन्यू में भी ह्यूज बेनिफिट होता है। सो दैट्स व्हाई ये क्या देती है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज आपको ग्रांट्स देती है। ओके बेटा, 7 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स थी मेरी, और मैंने 7 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स आपके सामने डिस्कस कर ली एक एक लाइन में। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट खींच के रखने हैं, तो ये रही आपके स्क्रीनशॉट, आप खींच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। याद रखना, एक छोटा सा टॉपिक है, ये वाला देख लो बस। ठीक है, अच्छा पहले मैं ना कंक्लूड करूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैं ना थोड़ा कंक्लूजन पे आना चाहता हूं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि हमने डिस्कस क्या करा इतनी 5-10 मिनट, 15-20 मिनट के अंदर डिस्कस क्या करा, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले ना, अभी मैंने आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा नहीं पढ़ाया, सिर्फ 20% पढ़ाया। अभी मैंने आपको नॉलेज दी है बच्चों। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एस 12 में घुस तो जाओगे, निकल नहीं पाओगे। याद रखना, एक और मैं बात बताता हूं आपको, देखो ये बात ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं, एग्जाम बनाने वाला बंदा ना कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। वो अकाउंटिंग फील्ड का तो वो होगा बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट लेवल का बंदा होगा, पक्की बात है। अब उस एक्सपर्ट लेवल के बंदे को ये बात पक्का पता है कि अगर ये बंदा सीए इंटर में है तो ये चीजों को रट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एस 12 पूरा रट के आ जाएगा। बट क्या ये केस स्टडीज में काम कर सकता है? क्या ये नॉर्मल जो आपकी प्रैक्टिकल केस स्टडीज होते हैं उनके आंसर कर सकता है? वो आपका चेक करना चाहता है। तो कभी भी एग्जाम में, हमारे सीए इंटर में या सीए फाइनल में, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उसका बस यही व्यू है, क्योंकि कल को हमें कंसल्टेंट बनना है। कल को गवर्नमेंट, कल को क्लाइंट हमारे आगे आके ये नहीं पूछेगा कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, टेल मी 5 टाइप्स ऑफ ग्रांट, तो आप लगे हुए हो इनकम ग्रांट, एक्सपेंस ग्रांट, ग्रांट फॉर फिक्स एसेट्स, ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। ऐसा नहीं होता। वो आपसे एक सिचुएशन डिस्कस करेगा कि यार ऐसा ऐसा है, आप बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए एंड व्हाट विल बी योर फीस। अब अगर आप फीस बोलने वाले हो तो फीस से पहले आपको उसको श्योरिटी देनी पड़ेगी कि दिस इज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, मैं ये करने की कोशिश करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसे कंप्लायंसेस करा दूंगा, ऑडिट से इस तरीके से क्लियर करा दूंगा। तो यही चीज के आपको पैसे मिलते हैं, और यही चीज आपको करनी भी है, और यही चीज एग्जामिनर आपके चेक करना चाहता है। तो सबसे पहले जो कुछ बच्चे आते हैं ना कि यार बेसिकली सिर्फ ये पढ़ाओ, तो पता है मैं आपको मुद्दा बता दूं, ये देखो ये सब भी आपका काम का नहीं है।
ठीक है, यहां से आपके काम की एग्जामिनेशन पर्पज से शुरू होगा और ये बस मेरे को कराने में लगेंगे 20 से 25 मिनट यार। बट मेरे को लगता है कि ऐसा मजा नहीं आएगा ना आपको ना मुझे। देखो मैं ना आपके संग एक वीडियो शेयर करने वाला हूं बहुत जल्दी, माय आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में। उसमें मैं क्या करूंगा आपसे ना इंटरव्यू में और आर्टिकलशिप में मेरे से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मैंने बहुत जगह दिया था इंटरव्यू। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि सिलेक्ट ही नहीं हो रहे थे, तो हाँ कुछ जगह सिलेक्ट नहीं भी हुआ था, मैं आई एडमिट। ठीक है, होता है नहीं होता है यार कई जगह, ऐसा थोड़ी कि हम एक्सपर्ट है, हम परफेक्ट ही हर चीज में नहीं हुआ था। बट मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि क्या क्वेश्चंस की लिमिट थी, तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपको। ठीक है, ओके भैया हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लो, आप कराओ, हम आपके संग सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा होगा तो आपको पॉज कर देंगे और फिर दोबारा थोड़ी देर बाद सुनेंगे। नालायक को अभी मत करना, मैं खुद बता देता हूँ जब पॉज करना होता है ब्रेक के लिए। अभी तो हुए ही कितने 20 मिनट हुए हैं कुल। नालायक को ध्यान से सुनो। रिकग्निशन वर्ड सुना है? रिकग्निशन, हाँ हाँ सुना है भैया। क्या होता है रिकग्निशन वर्ड? भैया वो होता है कि आप इसको बुक में लिखोगे कब, मतलब हिंदी में बता रहे हो। आपने कहा बिल्कुल भैया हिंदी में बताएंगे। AS9 पहले ग्रुप 1 में हुआ करता था, बट है नहीं, तो भैया हमें पता नहीं है इतना। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा वर्ड सही चुना आपने। रिकग्निशन का मतलब ये है कि आप इस चीज को अपनी बुक में कब बुक करोगे। ये बात समझ नहीं आई? मींस आप अपनी बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब लिखोगे, एंट्री कब पास करोगे, इसका मतलब होता है रिकग्निशन। ठीक है, इस पे बेटा आपकी टाइम लिमिट है कि आप कब करोगे। तो सबसे पहले यहां पर दो चीजों में मैंने बांट दिया है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। ध्यान से सुनना। अगर बेटा आपको लगता है कि आपका क्या कहते हैं ये जो ग्रांट है ये पक्का मिलेगा, अगले 2 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी गवर्नमेंट है लोकल, वो आपको दे देगी इस ग्रांट को, और आपके पास उनका रिटर्न इंफॉर्मेशन तक है, रिटर्न मैसेज है फ्रॉम मिनिस्ट्री कि भाई मिलेगा आपको, एज वेल एज आपने उनकी सारी कंडीशन को फुलफिल करा है, आपने उनको खुश रखने के लिए कोई भी वजह नहीं छोड़ी, आपने सब कुछ अपना दिल जी जान पैसा सब कुछ लगा दिया। बैकवर्ड एरिया को तो एकदम आपने फॉरवर्ड एरिया बना दिया। मीन सब लोग गुजरात से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से गुजरात जाने की सोच रहे हैं, क्या कहते हैं लोग, आप दिल्ली से छत्तीसगढ़ जाने की सोच रहे हैं, आपने इतनी डेवलपमेंट कर दी। बेटा आप बताओ क्या आपका ग्रांट रोकेगा? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका ग्रांट रोकेगी? आप द आंसर इज नो। तो बेटा एक बात बताओ, जब 2 साल बाद आपको ग्रांट मिलने वाला है और एज पर प्रूडेंस अगर आपकी इनकम सर्टेन है, आपकी कोई रिसीविंग सर्टेन है, तो आप उसको बुक कर सकते हो। भाई प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है ना, तो आप उसको बुक करो और उसे एक्रूअल बेसिस पे बुक कर दो। बट देयर इज चांस कि आपको ये फंड ना मिले। भाई वहां पर कोई आपकी क्या हो रखी है, एक लैग आ रखा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपको ये फंड नहीं मिलेगा। तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए? कैश बेसिस। मींस जब सर्टेन हो जाए, जब मिल जाए तभी रिकॉर्ड करोगे। अगर सर्टेन तो हुआ नहीं है क्योंकि देयर इज अ लैग, अगर सर्टेन हो जाए तो प्रूडेंस के हिसाब से बुक कर लूंगा। बट अगर सर्टेन हो नहीं पा रहा है और एक्चुअल रिसीविंग के लिए रुके हो, तो कब बुक करोगे आप? जब एक्चुअल रिसीविंग होगी। ये भी क्वेश्चन था, याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन है। और ये एमसीए की वेबसाइट पे जब आप एएस खोलोगे तो स्पेशली आपको बताएगा कि कैश बेसिस करनी चाहिए या एक्रूअल बेसिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको वही कंडीशन बताएगा। पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या लिखा हुआ है? रिकग्निशन ऑफ ग्रांट्स एज पर AS12। पढ़ना ध्यान से। ये पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी मैंने एएस की लाइन डाली हुई है, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा हुआ। मैं हिंदी में बता दूंगा आपको, मैं समझा दूंगा सरल भाषा में आपको। रीजनेबल अश्योरेंस द एंटिटी विल कंप्लाई विद कंडीशन अटैच टू इट एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। बेटा दो कंडीशन है यहां पर, एक रीजनेबल एश्योरेंस यानी कि यहां पर आपको लगता है, पक्का यकीन है कि जो कंपनी की कंडीशन है, जो गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी हुई है, वो हम फुलफिल कर लेंगे, उसमें कोई डाउट है नहीं, वो हम फुलफिल कर लेंगे। दूसरा, और मिलेगा भी, मतलब ये दोनों चीजें की कंफर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये कंडीशन फुलफिल कर लोगे, ये कौन बताएगा? गवर्नमेंट। नालायक को कंडीशन बताएगी कि आपको ये करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या बताएगी? आपको कंडीशन बताएगी। आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि आप उस कंडीशन पे कंप्लाई कर सकते हो नहीं, या फिर कर पाओगे या नहीं। ठीक है, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है कर पाओगे या नहीं फ्यूचर में, पहली चीज। दूसरी, आपको मिलेगा तो सही ना, मींस उस पर कोई ग्रांट अप्रूवल नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपके पास, और आप अपनी और अलग से बुक कर रहे हो। तो अगर ये रीजनेबल एश्योरेंस है तो आप क्या करो? एक्रूअल बेसिस लगा लो। फिर इसके नीचे मैंने 2 आंसर लिखे हुए हैं, यस और नो। अगर यस तो रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस पे कर लो। बट अगर नहीं है रीजनेबल एश्योरेंस, और या फिर आपको लगता है कि हमने कंडीशन फुलफिल भी कर ली पर तब भी गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देगी, गवर्नमेंट हमारा पैसा रोक लेगी, तो इसे बुक मत करो, इसे कैश बेसिस पे करो। अगर कैश बेसिस पे करोगे तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। ये आपकी एंट्री मैंने यहां ऑलरेडी कर रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। बट अगर एक्रोल कर रहे हो तो फ्यूचर इनकम है, रिकॉर्ड कर लो किस नाम से? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल। खत्म, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल्स आपको बुक कर लेना चाहिए। अगर एज पर प्रूडेंस आपको चलना है, तो अगर आपको लगता है कि देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस एज वेल एज ग्रांट विल बी रिसीव्ड, तो बुक कर लो, अगर नहीं है तो बुक मत करो। ये यहां तक का मुद्दा था। ठीक है, अब मैं क्या चाहूंगा ना, अब मेरी बात शुरू हो रही है तगड़ी वाली। ठीक है, और यहां से आप लिख सकते हो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन जो आप छोड़ नहीं सकते,
और AS12 में सिर्फ इसी के क्वेश्चन है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 2 मिनट का फ्रेश ब्रेक लो, 2 मिनट का जल्दी से फ्रेश ब्रेक लो, चाय वाय पियो। ये जितनी भी बातें थी, ये सारी बातें हमने करी थी एज पर AS फॉर द नॉलेज पर्पस। अब मैं इसका बिल्ड कर रहा हूँ, नॉलेज का मैंने बेस बना दिया, अब आगे बिल्ड कर रहा हूँ। 2 मिनट का ब्रेक लो जल्दी से। जी बच्चों स्टार्ट करें। अब आपका ये कहना होगा हमें तो ब्रेक मिला नहीं, ये तो सीधे वीडियो कनेक्ट हो गई, तो बेटा आप भी ले लो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट का ये लेक्चर हो चुका था, 2 मिनट की ले लेते, पर अभी ले लो, अब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे को पॉज कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपके संग पहले 3 टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो डिस्कस कर रहा हूँ। मालिक मैंने आपको पढ़ाया गवर्नमेंट ग्रांट होता क्या क्या है, पहले गवर्नमेंट क्या है और ग्रांट क्या है। फिर मैंने आपको उसमें ये चीजें बताई कि टाइप्स ऑफ ग्रांट में 7 टाइप्स की ग्रांट हो सकती है, जिसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही क्वेश्चन पूछेगा, ना ही मुझे बताना है। तीसरा पॉइंट मालिक जो मैंने आपको बताया वो ये था कि भाई ग्रांट्स को 2 बेसिस पे कर सकते हैं, कैश बेसिस पे भी और एक्रुअल बेसिस पे। अगर बिल्कुल सर्टेन है और मिलेगा ही मिलेगा तो हम करेंगे एक्रुअल बेसिस पे, बट देयर इज अनसर्टेनिटी या फिर कोई लैग है या फिर ये कंफर्म नहीं है कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो किस बेसिस पे करना है, कैश बेसिस पे करना है। तो ये 3 चीजें मैंने अभी तक आपके संग डिस्कस करी। नाउ आई एम ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एएस, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स की मैं बात कर रहा हूं। 2 मैंने ट्रीटमेंट बताए हुए हैं, एक कैपिटल अप्रोच और एक इनकम अप्रोच। देखो कुछ बात कर लेता हूं आपके संग, एक बात कर लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं इसकी बात नहीं करूंगा व्हाट इज कैपिटल अप्रोच, व्हाट इज इनकम अप्रोच, मैं बात नहीं करूंगा। देखो एएस में क्या लिखा हुआ है कि ग्रांट को ट्रीट करना चाहिए कैपिटल अप्रोच। क्यों? उन्होंने यहां वहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्योंकि हमने ये नॉर्मल कोर्स में अर्न नहीं करा है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना सही नहीं है। वहां उनका एक मुद्दा ये था। फिर इसके आर्ग्यूमेंट में ही एएस में ही लिखा हुआ है, इसके आर्ग्यूमेंट में, पर यार जिस हमने हमें ये क्यों मिली है, हमें ये ग्रांट मिली है बिकॉज हमने कोई ऑब्लिगेशंस करी है, कोई चीज करी है उस साल में। सो ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस पीरियड का एक्सपेंस हुआ था उसी पीरियड में उसकी इनकम भी आनी चाहिए, या फिर जिस पीरियड में उसकी इनकम आई उसी पीरियड में उसका एक्सपेंस भी आना चाहिए। तो इसी वजह से उसे इनकम अप्रोच पे भी हम डाल सकते हैं। तो अब यहां ध्यान से सुनना, कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मींस उस कैपिटल नेचर का होगा, और इनकम का मतलब है रेवेन्यू नेचर का होगा। तो एएस में जब ये आर्गुमेंट्स और इन सारों के बाद ये डिसाइड हुआ कि बेटा दो दो कर लेते हैं। दो मतलब जितनी भी आपकी रिवेन्यू नेचर है, जो रिवेन्यू नेचर का है, एज वेल एज जो फिक्स एसेट, डेप्रिशिएट होंगे, वो यहां बांट दो। और बाकी दो, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया इनकम एक्सपेंस और ये जो आपका बेल आउट वाला था, ये एक ही पार्ट का, ये रिवेन्यू नेचर का है, तो वो इसमें डाल दो रिवेन्यू वाले में, ठीक है, वो रिवेन्यू में कंसीडर हो जाएगा। और दो चीजें, एक तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, बेटा एज अ इनकम ही, एज अ कैपिटल ही तो देती है गवर्नमेंट आपको। भाई आपको 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 200 करोड़ हमसे ले लेना, तो बेटा दिस इज नथिंग बेटा कैपिटल, तो ये कैपिटल अप्रोच में जाएगा। तो ये जो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन था वो आपको यहां डालना चाहिए, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। एक चीज ये डाली मैंने भैया, दूसरी चीज कौन सी डालोगे आप? दूसरी चीज यार आप बताओ ना, आप बताओ बेटा। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, एसेट, और उसमें भी कौन कौन सी? नॉन डेप्रिशिएबल वाली। तो उस पर हम कौन से लगाएंगे? उस पर तो हम लगाएंगे कैपिटल अप्रोच, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। ओके, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को एग्जामिनर को या फिर एएस को बड़ा मजा आएगा आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने में कैपिटल अप्रोच पे। ध्यान से सुनना, एनालाइज है पूरा, ध्यान से सुनना। मैंने बोल दिया मींस बोल दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं ये नहीं देखता कि मैं कौन बच्चे पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, बट जो भी जब भी पढ़ रहा है ना, उसे एकदम फील आनी चाहिए कि भाई मैंने जो बोला वो सही है, वो एकदम एनालाइज करके बोला हुआ है। ऐसे नहीं बोल दूंगा मैं बिल्कुल भी, ऑब्वियसली ना, कुछ भी बोल दूं क्या, मतलब ऐसा नहीं होता। ओके, बैक टू द टॉपिक। बेटा जो इनकम अप्रोच है उसमें क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि प्रैक्टिकली ये है, आपको करवाएगा कैलकुलेशन, किसमें? इनकम अप्रोच में। बट अगर क्वेश्चन का दिमाग खराब हुआ और क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करना है और उससे आपकी एएस की इन डेप्थ नॉलेज चेक करनी है, तो वो आपसे पूछेगा कैपिटल अप्रोच का क्वेश्चन, और उसमें भी आपसे पूछेगा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि भाई थ्योरी में लिख के दिखाओ हमें पूरा पूरा। अब ये बात मैंने अभी कर दी, कंक्लूड करूंगा मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर, पक्की बात है ये। अब मैंने आपके अंदर एक बेस बना दिया कि व्हाट इज इनकम अप्रोच, व्हाट इज कैपिटल अप्रोच। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके संग इनकम अप्रोच पूरी की पूरी, ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस उसको डिस्कस करने वाला हूं, वो भी क्या है? ग्रांट फॉर फिक्स एसेट, और वो फिक्स एसेट जिस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, वो फिक्स एसेट जिस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, वो मैं आपके संग यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। और उसके भी दो मेथड यहां पर मैंने बताए हुए हैं, उसके भी यहां पर मैंने दो मेथड आपको बताए हुए हैं, और वो जो दो मेथड है वो कौन कौन से मेथड है वो मैं आपको बता दूं,
ठीक है, वो 2 मेथड आपके कौन-कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए तो मैंने लिख दिया लेटर, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मैंने यहाँ पर 2 मेथड लिखे हुए हैं बच्चों, कौन-कौन से हैं वो प्लीज ध्यान से देख लेना। एसेट रिडक्शन मेथड एंड एमोर्टाइजेशन मेथड, नेट मेथड और ग्रॉस मेथड। मैं कह रहा हूं आपसे थोड़ी देर के लिए प्लीज क्या आप इस नाम को याद रख सकते हैं? नेट मेथड और इधर से ग्रॉस मेथड को प्लीज क्या आप याद रख सकते हैं? ये रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं अभी आपको एसेट रिडक्शन मेथड का बता दूं, अभी मैं आपको अमोर्टाइजेशन बता दूं, मजा नहीं आएगा। बट जिस टाइप से मैंने पढ़ा था ना, मैं उसी टाइप से चाहता हूं मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस ना आपको इनहेंस करके ही दूंगा मैं। आप इसका नाम अभी सब छोड़ दो, इसका नाम है ग्रॉस नेट मेथड और इसका नाम है ग्रॉस मेथड, बस इतना याद रखो। और मैं आपके संग पहले नेट मेथड डिस्कस करने वाला हूं, फिर आगे की बात बाद में करेंगे, ठीक है? ओके, अच्छा भैया फिर यहाँ पर भी एक काम करो प्लीज ना, आप अगर हमें कह ही रहे हो तो हम आपकी बात मान रहे हैं, यहाँ पर प्लीज नेट मेथड लिख दो। ओके, मैंने कहा बच्चों मैं आपसे बाहर हूं क्या? द आंसर इज नो। क्या आप मुझसे बाहर हैं? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये लो नेट मेथड, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ है उससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, नेट मेथड है, मैं इसे क्यों कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। इसमें जो एग्जांपल्स भी कवर करे हुए हैं ना वो प्रीवियस ईयर एज वेल एज एसएम के क्वेश्चंस हैं, तो वो यही इनकॉर्पोरेट कर दिया मैंने ताकि बाद में बार बार टाइम ना लगे आपके पास। वैसे ही मेरे बच्चों बहुत कम टाइम है, दिस इज नॉट अ रेगुलर बैच, दिस इज अ फास्ट ट्रैक एज वेल एज रिवीजन बैच। ओके नाउ, अच्छा एक बात बताओ, परचेज ऑफ फिक्स एसेट करी आपने, एंट्री क्या करोगे? भैया ये क्वेश्चन आपने बहुत गलत पूछा, मींस यू आर चैलेंजिंग अस कि हमने सीए फाउंडेशन कैसे पास करा। नहीं बेटा मैं चैलेंज नहीं कर रहा, बस एक बेस बना रहा हूं। भैया ऑब्वियसली फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, चलो बैंक लेते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने कहा एंट्री में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही करिए, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या यहाँ पर भी यही एंट्री? भैया ऑब्वियसली चेक कर लो, वही एंट्री कर लिखी हुई है आपने। क्या लिखा हुआ है आपने भैया? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग एसेट परचेज। मैंने कहा ठीक है, जल्दी मत करना, मेरे को भी जल्दी नहीं है तो तुम्हें किस बात की जल्दी है? दूसरी, बेटा आपने ग्रांट मिल गई, आपको ग्रांट मिल गई तो याद रखना ग्रांट के लिए ग्रांट अकाउंट नहीं, दो अकाउंट आप यूज कर सकते हो मेरे हिसाब से। आप ग्रांट लाइबिलिटी लेके चल लो या फिर गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से लिख लो, इसमें मेरी कोई लड़ाई नहीं। आप गवर्नमेंट लाइबिलिटी या फिर सॉरी ग्रांट लाइबिलिटी या फिर गवर्नमेंट ग्रांट, इन दोनों नाम से चल सकते हो, मेरी आपसे लड़ाई नहीं है। हमारी किस बात में लड़ाई? हमारी लड़ाई किससे है? किसी से भी नहीं है, सिर्फ हमारी लड़ाई है क्वेश्चन से और अटेम्प्ट से, कि भाई अटेम्प्ट से तो हमें बिल्कुल नफरत है, एक अटेम्प्ट क्लियर शॉट होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर नॉकआउट होना चाहिए। ओके, तो रिसीप्ट ऑफ ग्रांट में, ग्रांट आता है हमेशा पैसे उसमें बैंक में, कभी भी आपके हाथ में पैसा छोड़ देगी गवर्नमेंट, दैट विल बी अ मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा वो, इतनी बड़ी कैश ट्रांजैक्शन नहीं। तो एक काम करो, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट या फिर गवर्नमेंट ग्रांट लाइबिलिटी, मेरी इसमें कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, ये दूसरी एंट्री हो गई मेरी, इसमें मैं लड़ नहीं रहा आपसे, ठीक है। ग्रांट एडजस्टेड, यहां से मेरा मुद्दा शुरू होता है। ये दो एंट्री तुम नहीं कर पाते तो कौन करता है? ये दो एंट्री तुम ऑलरेडी कर लेते, बट यहां से मेरा मेन मुद्दा शुरू होता है। बेटा इस पे 1 स्टार 2 स्टार 4 5 स्टार सब लगा के रखो, कोई पता नहीं कब आ जाए ये वाला क्वेश्चन। तो 3 स्टार 3 हैश और 3 स्टार, चलिए मुद्दा खत्म। ओके लगा लिया मैंने, इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से सुनना क्योंकि यहीं से आपका नेट मेथड शुरू हो रहा है, वो कहीं नहीं है, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ओके, नेट मेथड ये कहता है, मेरी बात पहले ध्यान से सुनना, फिर मैं दिखा भी दूंगा, फिर मैं आपको एग्जांपल भी करा दूंगा, एकदम करा के छोड़ूंगा, कहीं बुक बुक रेफर नहीं करनी आपको, कोई बुक बुक रेफर नहीं करनी है आपको, अभी कोई एसएम नहीं खोलना, कोई पीएम नहीं खोलना, कुछ नहीं खोलना है आपको, अब बस यहाँ पर ध्यान से रखो। ओके, नेट मेथड ये कहता है कि जिस चीज के लिए आपको ये गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, जिस चीज के लिए आपको ये गवर्नमेंट ग्रांट मिला है उसकी कॉस्ट से आप इसको एडजस्ट कर दो। भैया मतलब ये कि किसी को अगर मान लो 20 लाख रुपए का गवर्नमेंट ग्रांट मिला है फॉर द मशीनरी, आपने कोई मशीनरी खरीदी थी 1 करोड़ की, मास्क बनाने के लिए मशीनरी खरीदी आपने 1 करोड़ की, उसमें गवर्नमेंट ने आपको 20 लाख रुपए दिए, तो इट सिंपली मींस कि आपकी जो मशीनरी है वो सिर्फ 80 लाख की है। कितने की है? 80 लाख की। ऑल्दो आपने इनिशियली पेमेंट कितनी करी थी? 1 करोड़ रुपए, बट अगर आप नेट मेथड फॉलो कर रहे हो तो एक काम करो, वैल्यू में से जो आपको ग्रांट मिल चुकी है उसको माइनस करो, यानी कि 1 करोड़ में से 20 लाख माइनस करो और कितना पोर्शन रह जाएगा? सिर्फ 80 लाख आपका क्या रह जाएगा? फिक्स एसेट की वैल्यू रह जाएगी। भैया ओके, भैया इससे कोई फर्क पड़ता है? द आंसर इज यस। अब सोचो फर्क कहां पड़ेगा? आपको फर्क पड़ेगा AS10 में। भैया AS10 तो आपने कराया नहीं अभी, मैंने कहा मैं करा दूंगा, बट आपको वहां से एक वर्ड चुरा के ला देता हूं, डेप्रिसिएशन। अब पहले आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था किस पे? पूरा के पूरा 1 करोड़ पे। अगर ग्रांट नहीं मिलती तो 1 करोड़ पे चार्ज होता, बट अगर ग्रांट मिल गई है तो ये 20 लाख को आपको आपसे एडजस्ट करना है और अब आपकी वैल्यू है 80 लाख रुपए, तो जो डेप्रिसिएशन की फॉलोइंग होगी वो किस पे होगी? 80 लाख रुपए पे होगी। किस पे होगी? 80 लाख पे। भैया दोबारा से समझा दो, मैंने कहा देखो यहाँ लिखा हुआ ग्रांट एडजस्टेड रिडक्शन ऑफ वैल्यू इन एफए यानी कि फिक्स एसेट्स में। अब आ जाते हैं, देखो अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है मैंने, ग्रांट और फिक्स्ड एसेट व्हिचएवर इज लोअर। अब मान लो
1 करोड़ की आपकी मशीनरी खरीदी हुई है और आपने 1 करोड़ 20 लाख का ग्रांट मिल गया आपको। 1 करोड़ की मशीनरी थी, 1 करोड़ 20 लाख का ग्रांट मिल गया। तो कितना एडजस्ट कर सकते हो? सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख को आपको ग्रांट लायबिलिटी में खड़ा रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी वो यूटिलाइज नहीं हुआ है ना, तो 20 लाख को आपको रखना पड़ेगा कि भाई हम इससे भी कुछ करेंगे, उसी मशीनरी को खरीदेंगे या फिर कोई और मशीनरी खरीदेंगे या उसी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट और पे लगेगा, तो वो अलग मैटर है। बट विच एवर इज लोअर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ही एग्जॉस्ट कर सकते हो आप, प्रैक्टिकली सोच लो। ओके, आप यहां पर आपने एंट्री कर दी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। आपने क्या करा मालिक? आपने कुछ ज्यादा नहीं करा, आपने अपनी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को क्या कर दिया? कम कर दिया। ओके भैया, इफेक्ट किस पे आया? डेप्रिसिएशन पे। ओके, इस मेथड को मैं कराता हूँ, फिर इसका एक और नामकरण करता हूँ आप लोगों के संग। ओके, अब डेप्रिसिएशन की बात आती है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करवा देते हैं। तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन नेट वैल्यू। अब भैया व्हाट इज नेट वैल्यू? तो नेट वैल्यू का मतलब यहाँ वो नहीं है कि जो चीज बिक गई, क्योंकि हमारे लिए तो अभी तक नेट वैल्यू वो थी ना, जो चीज बिक गई इस पर डेप्रिसिएशन मत लगाओ। जैसे कि हाइलाइटर 1 करोड़ का था, भैया ये कौन सा हाइलाइटर है बेटा? बहुत दूर से मंगाया था ये, अब चलो 1 लाख का, 1 लाख का हाइलाइटर था। इस हाइलाइटर का आधा पोर्शन, यानी कि मैंने 50 लाख का हाइलाइटर बेच दिया, तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? सिर्फ 50 लाख पे लगेगा। जो 50 लाख सेल आउट पोर्शन है उस पे नहीं लगेगा, यानी कि नेट वैल्यू पे लगेगा। बट यहाँ पर कोई चीज आपने बेची नहीं है, यहाँ पर आपने कोई चीज बेची नहीं है, उसके अगेंस्ट आपको ग्रांट मिला होता है बच्चों। तो जो ग्रांट आपको मिला हुआ है उसको आपको इससे एडजस्ट करना पड़ेगा इन द नेट मेथड। अब ध्यान से सुना, वैल्यू ऑफ एफए आफ्टर डिडक्शन ऑफ ग्रांट, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनना, मजा नहीं आया होगा, बिल्कुल मुझे खुद नहीं आया, अभी तो मुझे फील नहीं आई कि मैंने आपको करा दिया। तो एग्जांपल नंबर 1 आ रहा है मेरा, और इन एग्जांपल को मिस मत करना, क्योंकि एसएम में मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाला, यही सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करके रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा क्या है क्वेश्चन पढ़ना। मिस्टर राम, भगवान रामचंद्र, परचेज फिक्स असेट्स ऑफ ₹10 लाख, उन्हें ग्रांट रिसीव हुई है ब्रह्मा से। किससे रिसीव हुई है ग्रांट? ब्रह्मा से 2 लाख रुपए। ठीक है, तो बेटा अब आपका क्वेश्चन क्या था? अगर मान लो यहां पर मैं इस ग्रांट रिसीव्ड को हटा दूं, मैं यहां पर इस ग्रांट रिसीव्ड को हटा दूं, तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन 10%, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए। फिर अगर मान लो डब्ल्यूडीवी है तो भाई कम होता जाएगा, पर एसएलएम मानो, अगर एसएलएम है तो 10% यानी कि 1 लाख रुपए, फिर अगले महीने 1 लाख रुपए, फिर अगले महीने 1 लाख रुपए, यानी कि 10 साल, सॉरी महीने कह रहा हूं मैं, 10 साल 1-1 लाख रुपए लगा के आप इसे खत्म कर दोगे 10 साल के अंदर, पक्की बात। बट अगर आपको इसके अगेंस्ट कोई ग्रांट मिली है एंड यू आर फॉलोइंग द नेट मेथड, तो आपको क्या करना है? इस 10 लाख में से 2 लाख की वैल्यू घटानी है। ओके भैया, चलो भैया पहले आप अपना प्रोसीजर दिखा दो। तो मैंने कहा देखो, तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन 8 लाख। आपने क्या करा हुआ है बच्चों? इस 10 लाख में से आपने 2 लाख रुपए को घटाया है, और अब इस पे 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, यानी कि अब डेप्रिसिएशन आपको 80,000 रुपए प्रति महीने लगेगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बेटा आपकी वैल्यू ही कितनी है? 8 लाख, और कितने साल में यूटिलाइज हो जानी चाहिए? तो मैंने कहा 10 सालों में, 10 ईयर्स में। तो बेटा आप लगाते जाओ 80,000 80,000, आपको 10 साल में इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। पर जो 2 लाख रुपए मिला था वो आपको इसी से एडजस्ट करना है इन द नेट मेथड। ओके, आगे बात करता हूं ना मैं, दूसरा एग्जांपल आ रहा है मेरा आपके सामने। ये क्या था कि जैसे ही मशीनरी खरीदी आपने 10 लाख की, वैसे ही आपको ग्रांट मिल गया, उसी दिन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ग्रांट मिला है थोड़े समय बाद, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल आपने यूज कर ली मशीनरी, और तब गवर्नमेंट को लगा कि भाई आपको ग्रांट देना चाहिए, और उन्होंने आपको ग्रांट दे दिया। अब ध्यान से सुनना, इफ ग्रांट इज रिसीव्ड आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई बात नहीं है, स्टेप्स लिखे हुए, स्टेप्स पढ़ लो, समझ नहीं आएगा, स्टेप्स वहां से लिंक करूंगा तो समझ आएगा, बस याद रखना जरूर। स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट टिल ग्रांट रिसीव्ड। बेटा जब तक ग्रांट आपका नहीं मिला है तब तक की आपकी कैरिंग वैल्यू यानी कि फिक्स एसेट में से जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सारा माइनस करो, डब्ल्यूडीवी बोल सकता हूं, बट यहां पर सेल आउट कर नहीं रहा हूं तो इसलिए डब्ल्यूडीवी ये वर्ड को यूज नहीं करा। कैरिंग अमाउंट लगा लो कि भाई आज बुक में हमारी इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मतलब जब तक आपका ग्रांट, जब से खरीदा है और जब तक ग्रांट नहीं मिला है तब तक आपने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया वो माइनस करो। ठीक है, वो आपने माइनस करा। अब उसके बाद आपको क्या करा? आपने नेट वैल्यू निकाल ली, केयरिंग अमाउंट में से अब आपको ग्रांट रिसीव्ड माइनस करना है। अगेन छोड़ दो, रेफर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर आपने स्टेप 3 में क्या करा है? डेप्रिसिएशन और नेट वैल्यू लगाया हुआ है और कैलकुलेट करा हुआ है फ्यूचर डेप्रिसिएशन। बेटा एग्जांपल आपके सामने, आइए देखना शुरू करिए। फिक्स एसेट्स क्या है? 10 लाख रुपए की इनिशियल वैल्यू है। ओके, सैल्वेज वैल्यू भी दे रखी है इस बार मैंने, कितनी? 50,000 रुपए। ओके, आफ्टर 5 इयर्स ग्रांट रिसीव्ड। अच्छा याद रखना, सैल्वेज वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स है, यानी कि एस्टिमेटेड लाइफ कितनी बता रखी है मैंने? लाइफ है बेटा इसकी सिर्फ मशीन की 5 साल, तो एस्टिमेटेड लाइफ हो गई। ग्रांट रिसीव्ड ऑन द एंड ऑफ 3rd ईयर 2 लाख रुपए। अभी बात ध्यान से सुनना, मैं वहां से कनेक्ट करता चलूं क्या? चलो मैंने एग्जांपल नीचे दे रखा है बट अभी छोड़ो। अच्छा ये देख लो बस। अच्छा डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालूंगा एसएलएम से, तो 10 लाख रुपए माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, वो फॉर्मूला करके निकाला है। तो जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1,90,000 आ रहा है। पक्की बात है, कितना आ रहा है? 1,90,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब स्टेप फर्स्ट में देखो, स्टेप फर्स्ट में लिखा हुआ था कैरिंग अमाउंट टिल ग्रांट रिसीव्ड। तो बेटा आप एक काम करो ना, कैरिंग अमाउंट तो छोड़ो यार, मुझे नहीं पता, 10 लाख की मेरी मशीनरी थी
और उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ 3 साल का। क्यों? क्योंकि 3 साल के बाद आपको आपकी ग्रांट मिली है, ठीक है। तो 1 साल का जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था वो 1,90,000 था। 3 साल की बात करें तो 5,70,000 रुपए का आप डेप्रिसिएशन उसमें ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो, ठीक है। कितने का? 5,70,000। कितना बचा होगा? ऑब्वियसली 4,30,000 रुपए। ये आपका कैरिंग अमाउंट है, ये आज का आपका कैरिंग अमाउंट है। फिर इसके बाद आपको क्या मिली है? फिर इसके बाद आपको ग्रांट मिली है। अब ग्रांट कितने की मिली थी? तो 4,30,000 में से आपको ग्रांट मिली थी बेटा कितने की? यहां पर देख लो 4,30,000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2 लाख की मैंने ग्रांट का एग्जांपल ले रखा है, क्योंकि वही एग्जांपल मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो 2,30,000 रुपए अब मेरी नेट वैल्यू है। नेट वैल्यू है मेरी। नेट वैल्यू कितनी है मेरी? 2,30,000 रुपए। मतलब एक डाउट तो आपके मन में अभी क्लियर कर देता हूं, बच्चों के लेवल पे जाता हूं, एकदम नीच लेवल पे चलता हूं। भैया मतलब जब ग्रांट मिलेगा तभी एडजस्ट करना है क्या? यस, जब कैश में रियलाइज हो जाए तभी बुक कर लो, सब चीज कर लो। बट जब तक कैश में ना मिले तब तक आप उससे नेट वैल्यू कम मत कर देना। जिस दिन रिसीव्ड हो गया कैश में, यार आपने जो एसेट खरीदी थी वो फ्री में खरीदी थी क्या? द आंसर इज नो। तो जब आपने एसेट ही फ्री में नहीं खरीदी तो आपको क्या करना है? 2,30,000 को 2 लाख को 4,30,000 में से तभी एडजस्ट करना है जब ये रिसीव्ड हो जाए। अब यहाँ रिसीव्ड हो गई तो आपने एडजस्ट कर दी। अब आपकी नेट वैल्यू कितनी है? 2,30,000। तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? सिर्फ 2,30,000 रुपए। मींस इनिशियली 3 साल कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी लॉ को कोई दिक्कत नहीं है, एएस को आप लगाओ, जो आपकी वैल्यू थी परचेस करी थी उस पे लगाओ। बट जिस दिन आपको ग्रांट रिसीव हो गया, जिस दिन आपको ग्रांट की रिसीव्ड हो गई, एक्चुअल पेमेंट हो गई, उस दिन आप इससे एडजस्ट करो। और अब किस में लगेगा? 2,30,000 पे ही आपका क्या लगेगा? पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। अब देखो डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे? डेप्रिसिएशन और नेट वैल्यू निकालोगे आप, तो देखो 2,30 में से बेटा इसकी सैल्वेज वैल्यू थी आई गेस 50,000 रुपए, और अब आपकी एस्टिमेटेड लाइफ बची हुई है सिर्फ 2 साल, क्योंकि 3 साल आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो 2,30 में से जैसे ही आप 50,000 माइनस करोगे तो 1,80, और ये आपका आंसर आएगा 90,000। मींस जो पहले आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे 1,70,000 रुपए, वो नहीं लगाओगे, आपका डेप्रिसिएशन गिरेगा। और ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लग रहा था तो 1 लाख आ रहा था, अब 8 लाख पे लगेगा तो 80,000 आएगा। मींस गवर्नमेंट ना आपको मजे लेने से रोक रही है बेटा। एज पर इनकम टैक्स आपका डेप्रिसिएशन वहां भी चार्ज होगा, आप यहाँ भी हाई वैल्यू चार्ज कर रहे हो, ग्रांट भी ले रहे हो, तो गवर्नमेंट को तो दोनों तरफ से लॉस हो जाएगा ना। अगर प्रैक्टिकली सोचो, देखो इस चीज को करेक्ट करना सोचो। अभी माइट भी आप ना भी कर पा रहे हो, बट जब कल को इंडस्ट्री में बैठोगे तब ये बात समझोगे कि सही करा है भाई गवर्नमेंट ने। अगर एज पर हम टैक्स प्लानिंग की सोच भी रहे तो वो नहीं कर रही थी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एडजस्ट करो ना, तो इसीलिए इस मेथड को करवाया हुआ है यहाँ पर। क्लियर है भाई मेरी बात? अब यहाँ ध्यान से सुनना। अच्छा नीचे देख लेते हैं इसका आंसर। सेम है, 1,90,000, 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाया हमने, 5,70,000 रुपए कैरिंग अमाउंट निकाला बेटा, 4,30 आया हुआ है। फिर इस 4,30 को हमने 2 लाख माइनस करा, अब हमारी नेट वैल्यू कितनी है? 2,30। डेप्रिसिएशन निकाला, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और 2,30 में से 60 माइनस करे 2, 85,000 अच्छा 60,000 है, सॉरी सैल्वेज वैल्यू 60,000 होगी, मैंने इसमें 50,000 ले रखी है। सैल्वेज वैल्यू बेटा 50,000 ही है, यहाँ पर मैंने 60 ले रखी है, आई डोंट नो क्यों कर दी मैंने यहाँ पर। चलो इसको 50 कर देते हैं। तो कितने रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 90,000 रुपए का 2 साल के लिए डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब 90,000 को आप देखो, आप खुद भी प्रैक्टिकली सोचो, 90,000 में यानी कि 2,30 में से आप 90 माइनस करोगे तो 1,80 माइनस हो गया, अंत में जो बचेगा वो 50,000 ही बचेगा। दैट इज नथिंग बट योर सैल्वेज वैल्यू, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन खत्म हुआ, अब मेरे को कुछ बातें करनी है इस पे। ये आपका एंटर का क्वेश्चन है, अभी दिखा दूंगा आपको मालिक। इसकी जर्नल एंट्री करवाई हुई है आपसे, जो कि मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। इसकी जर्नल एंट्री कोई मेरे लिए मायने नहीं रखती, अभी करवा दूंगा 1 मिनट के अंदर। ध्यान से सुनो, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात को। एग्जांपल 3 भी है वैसे मेरे पास रिफंड के लिए, फिर उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा, बट अभी मेरी बात सुनो ध्यान से। यहां तक मेरे को कंक्लूड करना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना वरना आउट होने लगेगी बात। मतलब जितनी आपकी एसेट आपने खरीदी है, अगर उसी समय ग्रांट मिल गया, ध्यान से सुनना, उसी समय ग्रांट मिल गया है तो अच्छी बात है, उसी समय एडजस्ट कर लो। यानी कि 10 लाख पे आपको 2 लाख का ग्रांट मिल गया है तो कोई बात नहीं, अब आपकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए है। बट अगर आपको ग्रांट थोड़े समय बाद चला है तो कोई बात नहीं, अब आपको डेप्रिसिएशन 8 लाख पे नहीं लगाना, 2 लाख रुपए जब तक मिले हैं तब तक डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। जैसे केस नंबर फर्स्ट में आपको डेप्रिसिएशन किस पे लगाना था? 8 लाख पे लगाना था, बट एग्जाम्पल 2 पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है कितने पे? पहले आपको 3 साल लगाना है 10 लाख पे, यानी कि 170 170 करके आपने लगाया हुआ है। 1 मिनट, 170 ही था, 170 इंटू 3 5 10 कितना था मैं देख लेता हूँ। हाँ 190, तो 190 कर करके आपने 3 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया 10 लाख पर। फिर आपको जब ग्रांट रिसीव्ड हुई तो आपने देखा कि ठीक है मेरे को ग्रांट रिसीव हो गई ना, तो आपने कहा मेरी नेट वैल्यू आज, मेरी कैरिंग अमाउंट आज के टाइम पे क्या है? तो मैंने बोला 10 लाख की आपने खरीदी थी, 570 का आपने डेप्रिसिएशन उसमें ऑलरेडी चार्ज कर लिया है, तो आज के टाइम पे आपका कैरिंग अमाउंट 430 का है। तो आपने कहा ठीक है, 430 में से आपको 2 लाख रुपए का ग्रांट मिला है तो उसको माइनस करो, तो अब आपकी नेट वैल्यू हो गई 230 की, आपने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो 230 पे आपको लगाना है, तो 230 में से आपने
50,000 रुपए जो आपकी सैलवेज वैल्यू थी वो माइनस करी, डिवाइड करा आपने एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ, सॉरी रिमेनिंग लाइफ से, तो रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करते आंसर आया था हमारा शायद 90,000 रुपए, तो 90,000 रुपए हमने चार्ज कर लिया। व्हाट इफ अगर हमें ग्रांट यहाँ पर 230 की जगह, 230 की जब हमारी कैरिंग अमाउंट थी, हमें ग्रांट 250 की मिली होती है, ये बात मैं कर चुका हूं आपसे। तो बेटा याद रखना, एडजस्ट 2,30,000 ही करोगे, नो नो मोर फर्दर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं क्योंकि वैल्यू जीरो हो गई। अब 230 आपकी कैरिंग अमाउंट थी और 230 का ही आपको ग्रांट मिल गया, तो पूरा का पूरा खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पूरा खत्म हो गया, बट अगर ग्रांट आपको 2.5 लाख का मिल गया है, तो क्या करोगे? तो खत्म तो 230 ही करोगे, नेट वैल्यू जीरो दिखा दोगे, पर ये 20,000 को एज अ गवर्नमेंट ग्रांट की लाइबिलिटी बचा के रखना पड़ेगा। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, आंसर इज नो। अभी तक मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा पिछले 6-7 सालों के अंदर, क्योंकि जितना भी डेटा मैंने कलेक्ट करा ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते नहीं, बट ये मैं आपके संग सिचुएशन इसलिए बना रहा हूँ आपके माइंड को और एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, अब ना 2 मुद्दे मेरे यहाँ सबसे अच्छे क्लियर हो गए। मैंने आपको बताया था कि मेन मुद्दा यही है। अच्छा, अब एक चीज चले क्या भैया? क्या मैं एक चीज रोक के आया था आपको, आपने मेरी बात मानी भी थी और मैंने भी आपकी बात मान ली थी। बेटा नेट मेथड तो समझ आता है क्योंकि नेट वैल्यू लग रहा है। दूसरा इसका नाम क्या था? एसेट रिडक्शन मेथड। भैया आप क्लियर है हमारी नजरों में, क्योंकि यहाँ पर एसेट की वैल्यू हम जानबूझ के कम कर रहे हैं ना। देखो पहले 10 लाख थी, 2 लाख का ग्रांट मिला तो 8 लाख रुपए। दूसरा 4,30,000 था, 2 लाख ग्रांट मिल गई, तो कितने की वैल्यू आपने कंक्लूड करी? 2,30,000 की। तो सच में आप एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो। याद क्यों रखना, नेट मेथड और एसेट रिडक्शन मेथड एक ही है। डेप्रिसिएशन मेथड, और हाँ इसे डेप्रिसिएशन मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा होता है। तो 230 आपकी वैल्यू थी, यानी कि एसेट की वैल्यू आप कम कर रहे हो। जैसे ही ग्रांट मिला एसेट की वैल्यू कम कर देते हो, ठीक है? तो इसीलिए करना सही नहीं है कि आप वहां रट के याद कर लो। एसेट रिडक्शन मेथड और नेट मेथड आपके लिए एक ही है, मैंने आपको करा दिया। अच्छा, नाम पढ़ दे दोबारा से, हाईलाइट कर दें उसको। कहां गया जी? ये रहा। तो एसेट रिडक्शन मेथड और नेट मेथड अब आपके लिए दोनों ही एकदम पॉइंट व्यू क्लियर होने चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, अच्छा अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये मेरा चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको मैं दिखा रहा हूं। अब ध्यान से देखना इस वाले को। अब ना कई बार आप गवर्नमेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते। कई बार आप गवर्नमेंट की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सिप्ला कंपनी थे आप, आपको सैनिटाइजर सस्ता रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करी थी? फिक्स एसेट का वो दिया था कि भाई 1 करोड़ की फिक्स एसेट्स है, हम आपको खरीद के देंगे, कोई बात नहीं, या फिर हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके मतलब ग्रांट दे देंगे उसके अगेंस्ट में। आपने क्या करा? आप कितना भी कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हो, बट उसकी वैल्यू कम नहीं कर पा रहे हो आप उसकी 70 की 70 ही रख पा रहे हो, 50 कर ही नहीं पा रहे। तो आपने उसकी उनकी कंडीशन कहां फुलफिल करी? नहीं कर पाए। अच्छा, मास्क मेकिंग कंपनी को गवर्नमेंट ने कहा था कि आपका कोई भी मास्क 5 रुपए से ज्यादा का नहीं बनना चाहिए। बेटा उनकी ग्रांट रिसीव करने के बाद भी इनका जो मास्क बन रहा था वो 6 रुपए का बन रहा था, एंड ऑल्सो वो कुछ अर्न भी करेंगे तो 8 रुपए का बेचना चाह रहे थे। कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो जब ऐसे केसेस में जब आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारी ग्रांट वापस करो, हमें हमारे पैसे वापस करो। तो अब इसे कहते हैं रिफंड ऑफ ग्रांट का कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या होता है? आपको पैसे वहीं से वापस करने होते हैं जहां आपने उस ग्रांट को एडजस्ट करा था। अब मान लो केस नंबर फर्स्ट में 2 लाख का ग्रांट आपने एडजस्ट कहां करा था मालिक? 2 लाख का ग्रांट आपने एडजस्ट करा था फिक्स एसेट्स में। कहां एडजस्ट करा था? फिक्स एसेट्स में। एंट्री दिखा दूं मैं आपको? चलो एंट्री भी दिखाई देता हूं साथ साथ, ताकि आपको मजा आने लग जाए। अच्छा, इनकी जनरल एंट्री नहीं करी है, बट मैंने ऑलरेडी करके दिखा रखी है आपको। ओके, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा यहाँ पर ही देख लो, एक काम करो, कितने की खरीदी थी आपने? 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। ग्रांट कितने की मिली आपको? 2 लाख और 2 लाख, ठीक है। अच्छा, ग्रांट कहाँ डाल रहे हो वो अब मैटर करता है, देखना ध्यान से। 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट ग्रांट का तो जो आपका पोर्शन था वो आपने नल आउट कर दिया। उधर क्रेडिट इधर डेबिट, खत्म बैलेंस। कहां पर आ गया? फिक्स एसेट्स में। अब याद रखना, जब रिफंड के टाइम पे एंट्री होगी ना, तो एंट्री होगी इसकी उल्टी, यानी कि अब गवर्नमेंट ग्रांट तो बचा ही नहीं। तो एट द टाइम ऑफ रिफंड आपको एंट्री करनी होती है। छोटा सा पोर्शन बता रहा हूं, बस ध्यान से सुनना। आपको दिखाना होता है कि आपने कोई फिक्स एसेट्स को बढ़ा रहे हो वैल्यू, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जितना गवर्नमेंट ने मांगा है, मान लो 2 लाख पूरे मांग लिए तो 2 लाख, 1 लाख मांग लिए तो 1 लाख। अब ऑब्वियसली 2 लाख दिए हैं तो वो 4 लाख नहीं मांग सकते, इतना ही मांगेंगे। आपको कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं पड़ना है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर एप्लीकेबल भी नहीं है। जितना उन्होंने दिया आप उनको वापस कर दोगे। तो 2 लाख आपने वापस कर दिया। अच्छा, चार्ज कहाँ करा था आपने? फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट से ही आप वापस कर रहे हो, ये बात याद रखना। मेरी बात ध्यान से सुनना। जहां पर मैंने ग्रांट को एडजस्ट करा वहीं से रिफंड करूंगा मैं, क्योंकि ग्रांट लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है ना, तो यहाँ बचा ही नहीं है। तो ये मैंने आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है। अच्छा भैया, मुद्दा क्या था? जनरल एंट्री बता दिया आपको। ये रिफंड के बाद क्या डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आएगा? द आंसर इज यस, और बहुत तगड़ा आएगा। ये भी मेरा क्वेश्चन है आपका सीए इंटर का 2000 मई वाले में या जुलाई वाले में है, इसका लास्ट अटेम्प्ट में। तो जुलाई 21 वाले में है इसका क्वेश्चन। मैं आपको अभी चेक भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ उसी एग्जांपल पे आओ। मैंने आपको एंट्रीज बता दी, ध्यान से सुनना। ओके,
यहाँ पर एंट्री मैंने वही करी हुई है कि रिसीव्ड। अच्छा, ये मैंने वहां ले जाके इसीलिए करी ताकि आपको बात क्लिक हो जाए कि भाई जहां से आपने आपने ग्रांट को एडजस्ट करा था वहीं आपकी क्या होगी, पेमेंट जाएगी, ग्रांट की रिफंड जाएगा। तो अब लेट से इस वाले केस में आपने 1.5 लाख का करा, चलो 2 लाख ले लो, क्योंकि मेरा ना नीचे शायद एग्जाम्पल 2 लाख पे ही बैठा होगा। रिफंड करा रहे हैं, ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट, चलो 10,000 है। तो मेरे ध्यान से सुनना, अगर आप 10,000 रुपए कर रहे हो तो मैंने यहाँ पर क्या करा बच्चों, 10,000 ही मैंने यहाँ कंक्लूड कर लिया कि 10,000 रुपए मैंने क्या करे रिफंड। एंट्री क्या करी मैंने, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ग्रांट को फिक्स असेट्स में ट्रांसफर करा था तो एंट्री भी वहीं से होगी। ये बात आप मेरी याद रखना। चलो अब ये बात खत्म हुई क्या, आगे बढ़ो मेरे संग। भैया डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आएगा, मैंने कहा बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, ध्यान से सुनो। अगर आपको ग्रांट रिसीव्ड हो रही थी तो आपका डेप्रिसिएशन कम हो रहा था, अब आप ग्रांट वापस दे रहे हो तो आप अपनी फिक्स असेट्स की वैल्यू बढ़ाओगे, और जनरल एंट्री भी वही कह रही है कि फिक्स असेट्स की वैल्यू बढ़ाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनो। ग्रांट रिफंडेड एट द एंड ऑफ 4th ईयर 10,000 रुपए। अब उसी एग्जाम्पल को पूरा पूरा यहाँ रेफर करा गया। अच्छा एक बात बताओ, कितनी वैल्यू आई थी आपकी की 230, कितनी आई थी वैल्यू 230 एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। यहाँ देख लो, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर वैल्यू 230 आई थी। और अगर जिसको जानना है तो मैं बता दूं, 10 लाख में से आपने कितना माइनस करा था, 5,70,000 का डेप्रिसिएशन था, और एज वेल एज इस पे ग्रांट कितनी मिल गई थी आपको 2 लाख। तो बेटा ये 430 और ये आपका 230 आ गया। ठीक है, ये आपको पूरी बात वहां से बता दी थी मैंने, यहाँ पर बस मैंने अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किया है। ओके, ग्रांट कब रिसीव करी आपने, एट द एंड ऑफ 4th ईयर। ठीक है, तो जब ग्रांट रिसीव हुई तो 1 साल का डेप्रिसिएशन तो आप लगाओगे 230 पे, तो 230 के हिसाब से जब हमने कंक्लूड करा था, कैसे निकाला था हमने 230 का। अच्छा यहाँ पर अमाउंट ना गलत होगा, अभी मैं सही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ छोड़ो ना यार, देखो इतना टेंशन मत लो। 2,30,000 रुपए आप अपनी सैलवेज वैल्यू बढ़ा लो, तो सैलवेज वैल्यू थी कितनी 60,000 रुपए, क्योंकि फिर मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा, और रिमेनिंग लाइफ कितनी थी 2 लाख, 2 साल सॉरी। तो 2,30,000 माइनस 60,000, एक 70 आ रहा है आपका, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 85,000 आ रहा है। आप कोई बात नहीं, सेल्वेज वैल्यू चेंज कर लेना यहाँ के लिए, तो 85,000 आपकी क्या आ गई, यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गया, तो चार्ज कर लो। अब आपकी कैरिंग अमाउंट कितना है, 145 आपका कैरिंग अमाउंट है, दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान से सुनना, 145 आपका कैरिंग अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, बट अब आपको ग्रांट क्या करिए, आपने रिफंड करी है। जब ग्रांट मिल रही थी तो आपने नेट एसेट की वैल्यू क्या करी थी, कम। बट अगर अब आपको ग्रांट वापस करनी है तो अब आपको एसेट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इनहेंस यानी कि बढ़ानी पड़ेगी। तो ये देखो 10,000 रुपए मैंने जो रिफंड करे हैं उससे मैंने वैल्यू बढ़ा दी। अब मेरी वैल्यू कितनी है, 1,55,000। कितनी है मेरी नेट कैरिंग अमाउंट, 1,55,000 आफ्टर एडजस्टमेंट। अब यहाँ ध्यान से सुनना, 1,55,000 रुपए मेरा क्या था बेटा, यहाँ पर 60,000 रुपए मेरी सैलवेज वैल्यू थी। रिमेनिंग लाइफ कितनी बची हुई है, अब 1 साल बची हुई है, तो 1,55 में से आप 60 माइनस करोगे तो दैट सिंपली मींस कि इस साल आपको 95,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। भैया बातों को मैं कंक्लूड कर देता हूँ, इसके बाद आपका इसमें कुछ भी नहीं है शायद। हाँ ये आपको दिखा रखा है मैंने, और सैलवेज वैल्यू लास्ट में आ गई। देखो बातों को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगेन, रिफंड ऑफ ग्रांट के समय पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता रहूंगा एज पर। देखो पहले जब नहीं मिला था तो मैं इनिशियल वैल्यू पे कर रहा था, फिर जब मुझे ग्रांट मिल गया तो मैं नेट वैल्यू पे करने लग गया, क्योंकि मैंने क्या करा, कैरिंग अमाउंट में से मैंने अपना ग्रांट को माइनस कर दिया। पक्की बात। तीसरे केस में भाई मेरे को अब रिफंड करना है, तो मुझे जो नेट टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे रिफंड करना है उस समय पे मेरे को कैरिंग वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे इस समय की मेरे को कैरिंग अमाउंट पता था कि कितना चल रहा है बेटा मेरा, 1,45,000। तो 1,45,000 में मैंने 10,000 ऐड कर दिए। अगेन 155 बैलेंस आया। अगर कोई सैलवेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, तो उसको माइनस करो, डिवाइड करो रिमेनिंग लाइफ से। यहां रिमेनिंग लाइफ 1 ईयर थी तो इसलिए यहीं खत्म हो गया। सेम क्वेश्चन आपका सीए इंटर में पूछा जा चुका है, मैं उसको दिखा दूंगा आपको। ओके, यहां पर ये खत्म होता है मेरा पूरा का पूरा नेट मेथड और एसेट रिडक्शन मेथड। मजा आया या नहीं आया ये जरूर बताना मुझे, ठीक है। आई ट्राइड माय लेवल हार्ड कि मैं यहीं पर कवर कर दूं, क्योंकि जब मैं एसएम में जाऊंगा तो वहां सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको एग्जांपल कनेक्ट कर दूंगा कि ये वाला एग्जांपल है, देख लेना। ओके, आ जाइए भैया, एक और मेथड बच रहा है अपना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा था, इसी पे टाइम लगेगा ज्यादा ना। ओके, अच्छा सबसे पहले इधर आओ। अब यहां पर आपको कौन सा नाम याद रखना है, ग्रॉस मेथड, सिर्फ ग्रॉस मेथड। ये क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन मेथड, डेफर्ड रेवेन्यू मेथड, ये सब कुछ याद नहीं रखना, बाद में बात करेंगे, अभी छोड़ दो। सॉरी, डेफर्ड ग्रांट मेथड अभी आपको याद नहीं रखना, छोड़ दो। यहां पर आपको क्या रखना, ग्रॉस मेथड। अच्छा एक और चीज याद रखना, एग्जाम में अगर स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है, क्योंकि यहां आपसे वो लड़ेगा नहीं, ऑब्वियसली ये इनकम अप्रोच है, बट आपको एग्जाम में अगर ये नहीं बताता है कि नेट फॉलो करना है, ग्रॉस फॉलो करना है, तो यहां पर एज पर एएस, एज पर आईसीआई आपको जो फॉलो करना है दैट इज नेट मेथड, दैट इज एसेट रिडक्शन मेथड। उसमें टाइम ज्यादा लगता है ना, इसलिए आईसीआई ने बोला हम क्यों छोड़े, हम भी करेंगे। ओके, तो एमोटाइजेशन मेथड, ग्रॉस मेथड, भैया हमें कोई बात याद नहीं रखनी, शुरू की 2 एंट्री सेम। भैया ये कौन कौन सी एंट्री है बेटा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स परचेज करिए आपने। यहां पर आपको क्या मिली होगी, आपने यहां पर ग्रांट रिसीव्ड करिए। भैया पक्का, मैंने कहा पक्का।
देखो यहाँ 2 तक तो मेरे पास चेंज ही नहीं है कुछ भी, आ जाओ देख लो। तो यहाँ पर सेम एंट्री होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी, वो आपका मुद्दा, आप क्या लेते हो, ये खत्म हुई बात। भैया यहाँ से चेंज शुरू है। वहां रिकग्निशन का क्या मतलब था कि आपको रिकॉग्नाइज या एडजस्ट करना पड़ता था किससे, फिक्स एसेट से। आप उसमें क्या करते थे, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट कर देते थे टू फिक्स एसेट्स करते थे, यानी कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम कर देते थे। ध्यान से सुनना, यहां पर आप ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे, यहां पर आप ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे। ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट ग्रांट लाइबिलिटी या फिर गवर्नमेंट ग्रांट को आप क्या करोगे, डेबिट जरूर करोगे, बट यहां पर आपको क्रेडिट करना है डेफर्ड ग्रांट लाइबिलिटी में, डीजीएल, डेफर्ड ग्रांट लाइबिलिटी में करना है आपको, और यहां बस करके छोड़ देना। अच्छा याद रखना, ग्रांट डेफर्ड अकाउंट, डेफर्ड ग्रांट लाइबिलिटी एक ही बात है, राम श्याम घनश्याम तीनों एक ही भगवान के नाम, वही वाली बात हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने किस में कर दिया, यहाँ पर ग्रांट डेफर्ड अकाउंट में कर दिया, या फिर मैंने आपको बताया आप डेफर्ड ग्रांट लाइबिलिटी अकाउंट में ही यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ डाल दिया पैसा, ओके भैया आगे बताओ। मैंने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो एक नोट लिखा हुआ है, मैंने बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है, बहुत सरल भाषा में पढ़ते हैं पहले। इन दिस मेथड द वर्ड डेप्रिसिएशन इज रिप्लेस्ड बाय amortization। इन दिस मेथड वर्ड डेप्रिसिएशन इज रिप्लेस्ड बाय amortization। भाई क्या बात है, बिकॉज अमाउंट इज नॉट एडजस्टेड इन एफए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन बेटा इतिहास गवाह है कि किस पे लगा है, हमेशा फिक्स एसेट्स पे लगा है। किस पे लगा है, फिक्स एसेट्स पे लगा है। अब यहां पर आपने कोई किसी चीज में डाल दिया, यानी कि डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी में डाल दी या फिर ग्रांट डेफर्ड अकाउंट में डाल दिया, तो इस पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है क्योंकि फिक्स एसेट्स है ही नहीं, तो इस पे आप लगाओगे amortization, और इस डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म करोगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो डालना है ना, पीएनएल अकाउंट में तो डालना ही है, इनकम अप्रोच है। तो इसको क्या करोगे, ये जो आपने डीजीएल बनाया है, डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी, इसको एज पर एसएलएम या फिर डब्ल्यूडीबी, जो भी वहां पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसाइड होगा उसी के हिसाब से आपको इसको भी राइट ऑफ करना है यहां से, एंड दिस राइट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड amortization। खत्म कहानी। इसीलिए लाइन मैंने यहां पर लिख के रखी हुई है कि बेटा डेप्रिसिएशन का वर्ड यहां पर amortization से क्लियर हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा amortization मेथड या फिर ग्रांट amortization मेथड। कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि इसको डेफर करा गया है, इसको एक साल में नहीं अगले सालों में इसको डेफर्ड करा गया है, इसीलिए डेफर्ड ग्रांट मेथड भी कहा गया है इसको, ग्रॉस मेथड भी इसी को कहा गया है, amortization मेथड भी इसी को कहा गया है। कोई डाउट नहीं है इसमें। आओ एग्जांपल देखते हैं, अब ध्यान से सुनना। मिस्टर राम रिसीव्ड 12 लाख रुपए, इनको भाई कितने, अच्छा रिसीव 2 लाख रुपए, मशीनरी भाई क्या कहते हैं 10 लाख की थी। सारे एग्जांपल राम के ही हैं, याद रखना एग्जाम में यही काम आता है, एग्जाम में कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आता, एग्जाम में सिर्फ 2-3 चीजें काम आती है। खुद का सेंस जो आपने लगाया नहीं है कभी जिंदगी में, अच्छी बात है। दूसरा, टीचर ने क्लास में क्या बोला था। तीसरा, टीचर के एग्जांपल्स क्या थे। खत्म। उसी एग्जांपल से आज भी हम पास होंगे और आज भी हम करेंगे। ध्यान से सुनना भाई, राम ने 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 2 लाख रुपए का आपको ग्रांट मिला, बट यहां पर क्वेश्चन ये कहता है, ना ही क्वेश्चन साइलेंट है, ना ही क्वेश्चन कह रहा है नेट मेथड लगाओ। तो क्वेश्चन में आपने स्पेशली बोल दिया कि क्वेश्चन ने, अच्छा देखो साइलेंट होता तो नेट लगाता, और नेट भी बोलता तो नेट ही लगाता। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, ग्रॉस लगाओ। तो ग्रॉस लगाने में आपको करना क्या है, 2 लाख एडजस्ट नहीं करने, यहाँ पर एसेट रिडक्शन नहीं होगी, इसीलिए इसका नाम एसेट रिडक्शन मेथड नहीं है। इसको क्या करना है आपको डेप्रिसिएशन 10 लाख पे लगाना है, लगाते रहो। 1 लाख रुपए पूरे साल के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस लगाते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप क्या करो, एमोटाइजेशन करते रहो ना, इनकम बुक करते रहो साथ साथ। कैसे बुक करोगे, ध्यान से देखो। आपको क्या बोला, अच्छा ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने लिखी भी हुई है कि ग्रांट वैल्यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से डब्ल्यूडीबी है तो डब्ल्यूडीबी, एसएलएम है तो एसएलएम। अब यहां ध्यान से सुनना, आपका केस फर्स्ट में मैंने 10% रेट किया था, तो आपको क्या करना है, यहां पर 2 लाख का 10% हर साल आप कहां डालते रहोगे, अनटिल इसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए, आप कहां डालते रहोगे, पीएनएल अकाउंट में। इसमें फिक्स एसेट्स पे आप नहीं जाओगे। एंट्री देखना क्या करी हुई है, डीजीएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वहां डीजीएल क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो डीजीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बेटा मुद्दा देखना, बात समझना, मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन है सिर्फ। ये आपका बना, मेरा क्या बना दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया मैंने। डेप्रिसिएशन उस वाले केस में, अगर मैं उसकी बात करूं, नेट की बात कर रहा हूं मैं, तो इस वाले केस में कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, सिर्फ 80,000। कितना लगा होगा, 80,000। नेट की बात कर रहा हूं, याद करो, नेट वाले की, नेट की 80,000 लगा था डेप्रिसिएशन, क्योंकि 8 लाख पे 10% होगा था आपने। यहां पर क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन तो दिखाओगे 1 लाख रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर आप यहां दिखाओगे ना बाय डीजीएल। अब डीडीएलजे मत बोलते चले जाना, तो डीजीएल कितने का है, 20,000 रुपए का। अल्टीमेटली तो 80,000 का एक्सपेंस बुक हो रहा है। अब देखो, बस मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन ही तो अलग है बेटा। मैं ये इस चीज पे बहुत दुखी रहता हूं कि बच्चे एनालाइज ही नहीं करते, और ऐसा कोई टीचर नहीं है जो कराता नहीं है। देखो आप टीचर पर मत डालना कभी भी कि इन्होंने नहीं करा, उन्होंने करा, हर टीचर एनालाइज कराता है। तो इस चीज को एनालाइज करना सीखो कि किस तरीके से एनालाइज करना है। सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखने से काम नहीं बनेगा, इस चीज को एनालाइज करना सीखो। तो देख रहे हो अल्टीमेटली ऐसे जा रहा है, तो भैया ये करते क्यों है बेटा, मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। एएस ने आपको 2 रूल दे दिया, आपको जो फॉलो करना है करो।
खत्म कहानी। आपको नेट लगाना है नेट लगाओ, ग्रॉस लगाना है ग्रॉस लगाओ। भाई एस बना थोड़ी करता है कंपनी पे, ये थोड़ी कि ये कंपनी एस ये वाला लगाएगी नेट वाला और ये कंपनी वो लगाएगी ग्रॉस वाला, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्लोजर में डाल दो कि भाई हम वी आर फॉलोइंग दैट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट्स, डाल दो डिस्क्लोजर में, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ये खत्म कहानी। तो ये अल्टीमेटली इफेक्ट यही आ गया और आप इसने डाल दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना मैंने एक चीज बनाई है, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट बनाया है, लेजर बनाया है उसका, ध्यान से सुना, 2 साल का बनाया। तो 2,20,000 रुपए चले गए तो कितना बचा हुआ, 1,80,000। डब्ल्यूडीबी फॉलो कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है, क्या कर रहा हूं फॉलो, डब्ल्यूडीबी। इस साल कितना लगा लिया, तो 1,80,000 था, 18,000 लगाया तो 1,62,000 बचा हुआ है। अब यहां पर अगर आप क्या कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहां पर आप रिफंड कर रहे हो, कहां डाला है अमाउंट आपने बताना चाहिए मेरे को। तो गवर्नमेंट ग्रांट को आपने ट्रांसफर करा हुआ है डीजीएल में, किसमें ट्रांसफर करा हुआ है, डीजीएल में, डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी में या फिर ग्रांट डेफर्ड अकाउंट में। पक्की बात है, तो रिफंड कहां से आएगा, वहीं से जाएगा। यही चीज बताने के लिए ये देखो, रिफंड ऑफ ग्रांट के लिए मैंने एंट्री देख लो पहले, डेफर्ड ग्रांट टू बैंक, डेफर्ड ग्रांट टू बैंक, डीजीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैंक, वो छोड़ दो, ये करा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ही करा क्यों है, ये मैटर है, याद रखना, एएस में है ये। अच्छा याद रखना, वहां पर कितना बैलेंस बचा हुआ था, कितना बैलेंस बचा हुआ है यार यहाँ पर, 1,62,000। अब मान लो आपको रिफंड भी 1,62 ही करना है, कितना करना है आपको रिफंड, 1,62 ही करना है। तो आपको क्या करा यहाँ पर, 1,62,000। तो आप भी यहाँ पर क्या करोगे मालिक, यहाँ पर 1,62 और 1,62 लिख दोगे, कहोगे ये लो 1,62 और 1,62 यहाँ पर खत्म करो। तो 1,62 आप यहाँ भी लिख दोगे और यहाँ भी लिख दोगे। अब मान लो कम कर रहा है, भाई कम मांग रहा है, तो 1,50,000 मांग रहा है तो भी दे दो, कोई बात नहीं, दे दो। बट वो आपसे 1,80,000 मांग रहा है, कितना मांग रहा है, 1,80। तो बेटा पेमेंट तो कितने की लेगा, 1,80 की। बेटा बचा कितना हुआ है, 1,62,000। अब ये जो 18,000 का आपका बैलेंस है, ये कहां से ट्रांसफर होगा, पीएनएल अकाउंट से, क्योंकि अल्टीमेटली गया भी ये पीएनएल में था। अब यहाँ बचा ही नहीं, तो पीएनएल का दरवाजा ही तो खटखटाओगे कि भाई ला मुझे दे, 18,000 रुपए गवर्नमेंट वापस मांग रही है, तू बुक करके बैठा हुआ है, ला वापस दे। तो 18,000 रुपए आपने उससे वापस मांग लिया और वापस पर उसको आपने रिफंड कर दिया। भैया ऐसा हो सकता है कभी कि 2 लाख के जगह 3 लाख मांग ले, यार ऐसा कहां होगा। आप समझो ना, मैक्सिमम कितना मांग सकती है, 2 लाख दिया, 2 लाख मांग, अगर यहाँ 2 लाख हो गया तो यहाँ 1,62 और यहाँ पर पूरा का पूरा 38,000 रुपए आपका चार्ज होगा। ठीक है, मतलब जितना भी डाला आप सब वापस करो, खत्म कहानी। आप अपने प्रॉफिट्स को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अफेक्ट करो। ठीक है, ये मुद्दा था मेरा किसका, ग्रॉस मेथड का, ये मुद्दा था मेरा एमोटाइजेशन मेथड का, ये मुद्दा था मेरा डेफर्ड ग्रांट मेथड का। मजा आया है नहीं है, मजा आना चाहिए और आपके एंड पे होना चाहिए। मैं पता है, कभी भी याद रखना, किसी भी टीचर की ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मुझे कितना आता है, उनकी हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको कितना आता है। बच्चों मैं ये क्लास भले ही कैसे भी दे रहा हूँ, यूट्यूब पे दे रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस क्लियर होना चाहिए। अल्टीमेटली मेरा विजन आपको लेकर है कि आपको क्लियर होना चाहिए और आपको आना चाहिए मालिक। ओके, बहुत बड़े बड़े मेथड हमने खत्म कर दिए, यही बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था इस पे। अच्छा आगे भैया, इसकी रिफंड की बात तो हो गई, सारी बातें हो गई, क्या इसमें और कुछ बचा है, द आंसर इज यस। आप लोग भूल गए मालिक, भूल गए नालायक को, भूल गए तुम लोग। अच्छा मैं 1 मिनट दिखा दूं, मैं खुद भूल गया हूं। लास्ट मेथड ऑफ टुडेस क्लास, फिर 2-3 बातें करेंगे, छोड़ देंगे आपको। अच्छा कितने घंटे की होगी जरा देखो, ओहो बहुत सस्ता भाई, बहुत जल्दी कर लिया, 1 घंटे 2 मिनट 26 सेकंड। अब 28 30 32, अब देखो मत, इधर देखो मेरी तरफ। ओके, मजा आ रहा है, यही क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूंगा अभी, टेंशन मत लेना। ये जो मैंने बोला है ना, जो एग्जांपल सेट करे हुए हैं, ये करे इसलिए ताकि वहां पर दिमाग लगे ना, वहां पर सीधा हो जाए, कराया हुआ है आपने। ओके भैया, आप बाइफर्गेशन भूल गए, आपने 2 मेथड पहले ही कर रखे थे कि मैं कहां पर कैपिटल और कहां पर इनकम अप्रोच लगाऊंगा। तो इनकम अप्रोच खत्म है आपकी, कौन सी अप्रोच खत्म है आपकी, इनकम अप्रोच खत्म है। भैया कैसे खत्म है, कैसी बात कर रहे हो, एक बच रहा है। मैंने कहा कौन कौन सा बच रहा है भाई, आपने कहा रिवेन्यू वाले, कहां बताया आपने, मैंने कहा ओके बेटा, उसका ना मैंने कुछ लगाया नहीं है, आई बिलीव। ओ बिल्कुल, मैंने नहीं लगाया, बट यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं दिमाग लगाऊंगा आपके संग। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई आपको क्या दिया है, एक्सपेंस करने के लिए कोई चीज दी है, कुछ भी दी है, तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे, ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। अब ध्यान से सुनना, 10 लाख के आपको ये मिल गए, अब किस लिए मिले थे वो मैं बाद में बात करूंगा। आपको ये बस इतना याद रखना, वो एग्जांपल मैं सेट कर दूंगा अभी, याद रखना। यहां पर आपको ये मिला था रिवेन्यू नेचर का, तो रिवेन्यू नेचर का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। अब यहां पर आपके बुक में भी कहीं कहीं दिखा रखा है कि सीधा इसको क्या करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। पर मेरा मानना है कि एक प्रोसेस पता होनी चाहिए एक अकाउंटेंट को। ठीक है, ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, ये 10 लाख डाल दिए। आपने एक्चुअल एक्सपेंस करा, कुछ एक्चुअल एक्सपेंस, यानी कि अब देखो कोई एक्सपेंस कर रहे थे आप, तो अब यहां पर देखना, वही मेडिकल एक्सपेंस कुछ भी करा आपने, एंट्री करी आपने, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा तुम लोगों को, मैं ये देख लूं, अरे बहुत बढ़िया दिख रहा है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने कोई खर्चा कर दिया। अच्छा इस केस के लिए मैं 10 लाख ही ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
खत्म। 10 लाख का मिला था, 10 लाख आपने खर्च कर दिया पूरे के पूरे। अब आपको एक एंट्री करनी चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट को हटाओ और आप एंट्री करो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख और 10 लाख। और अगर रिफंड करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर कोई रिफंड की एंट्री है तो देखो। अच्छा, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, पता है ना, ये बिल्कुल एक्चुअल वो है नेचर, तो इस पर एक्सपेंस पे क्या लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, अगर रिफंड कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, नो गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट कभी नहीं आता। अच्छा, यहां पर मान लो 1 लाख कराया आपने रिफंड। मुद्दा मेरा ये नहीं है, ये आप आराम से कर लोगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना, डाल लोगे। यहां पर आपको मैंने दिखानी शुरू कर दी चारों की चारों एंट्री, ध्यान से सुनना, ध्यान मेरी तरफ। अगर आपने 10 लाख का आपको कोई रिवेन्यू नेचर का मिला था तो आपको एंट्री वही करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, सॉरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी एक्सपेंस करा है। तीसरा, गवर्नमेंट ग्रांट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां दो पहलू मैं आपको इसमें डिस्कस कर रहा हूं जो एएस में बोले गए हैं। पहला, ये एक्सपेंस 10 लाख का नहीं हुआ, 8 लाख का हुआ है या फिर 12 लाख का हुआ है। 12 लाख का हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 10 लाख के हिसाब से चलेगा। 2 लाख रुपए आप अपने जेब से डालो, 2 लाख रुपए आप अपनी जेब से डालो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एंट्री सेम रहेगी, एक्सपेंस टू बैंक 12 लाख 12 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख 10 लाख। क्योंकि यहां पर आपको कोई मुद्दा नहीं है, आप 12 करो 15 खर्च करो, हमने 10 ही दिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट को नोटिस थोड़ी कर सकते हो कि 2 लाख रुपए मेरे ज्यादा खर्च हो गए, क्या कहते हैं, इनका मेडिकल टेस्ट कराने में, मुझे रिफंड करो। नहीं होता ऐसा कभी भी, ठीक है। ये बात पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि आपका 8 लाख का पेमेंट हुआ है, तो आप क्या यहां पर पूरा का पूरा 8 लाख ही डालोगे या फिर 10 लाख डालोगे? तो द आंसर इज 8 लाख। बेटा, जितना आपने यूटिलाइज करा है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतना ही डालो, क्योंकि जो बाकी का 2 लाख का पोर्शन है वो फ्यूचर में एडजस्ट होने वाला है, तो उसे फ्यूचर में दिखाओ एज अ ग्रांट लाइबिलिटी, उसे खड़े रहने दो। यहां पर ग्रांट लाइबिलिटी अभी आपकी 2 लाख की खड़ी रहेगी, तो यानी कि अगर यहां पर 10 लाख का, देखो सिंपल मुद्दा है, मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ग्रांट है यहां आपका 10 लाख का था, 10 लाख और 10 लाख। एक्सपेंस दिखा देता हूं मैं आपको। इस केस में 10 लाख हुए हैं, इस केस में 12 लाख हुए हैं और इस केस में 8 लाख हुए हैं। बेटा, आपको पूरा एडजस्ट कितना करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैं दिखा देता हूं। 10 लाख का 10 लाख, 10 लाख का 10 लाख, इस वाले केस में सिर्फ 8 लाख, और जो 2 लाख है वो गवर्नमेंट ग्रांट में ग्रांट लाइबिलिटी दिखाओ। अभी की ग्रांट लाइबिलिटी बची हुई है। ज्यादा से ज्यादा आप एक एंट्री ये कर सकते हो कि ग्रांट लाइबिलिटी अकाउंट को क्या कर दो आप, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को तो डेबिट कर दो और टू ग्रांट लाइबिलिटी में डालो। तो वो आप कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख टू ग्रांट लाइबिलिटी में डाल दो 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख की अभी भी आपकी लाइबिलिटी खड़ी है। और जब इसको खर्च कर दो तो ग्रांट लाइबिलिटी को भी हटा देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना। ये आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, ऐसे इतना डूबेगा नहीं। मैंने आपको डुबाया है जानबूझ के ताकि आपका माइंड स्ट्रांग हो जाए मालिक। ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा इसका ऑल्टरनेटिव, भैया अगर आप इसको चार्ज नहीं करना चाहते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसका दूसरा वे ले लो। तो दूसरा वे क्या है, आप यहां पर या तो अपने नेट प्रॉफिट को एनहांस कर रहे हो, आप यहां पर अपने नेट प्रॉफिट को एनहांस कर रहे हो, नो डाउट, पक्की बात है, क्रेडिट कर करके आप अपने नेट प्रॉफिट को सपोर्ट कर रहे हो। दूसरा मुद्दा ये है, आप यहां पर बिल्कुल चार्ज मत करो, आप यहां पर बिल्कुल चार्ज मत करो। इसको क्या करो, एक्सपेंस रिलेटेड टू एम्प्लॉय, या फिर होता है ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो भी है, उसमें से इसको माइनस कर लो। वहां पर ही 10 लाख रुपए सीधा माइनस कर लेना, तब भी आपका नेट प्रॉफिट बढ़ाएगा। मींस एक ही पहलू है, आपको याद रखना, या तो आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो या फिर आप वहां पर अदर एक्सपेंसेस से भी, आप एक्सपेंस रिलेटेड से, एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस से भी इसको माइनस कर सकते हो। ये दो बात मुझे करनी थी। और मेरा अब इनकम का मुद्दा खत्म है, अब मैं कैपिटल अप्रोच पढ़ा रहा हूं। कैपिटल अप्रोच में मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, इसकी जनरल एंट्री पूछता है, कोई डेप्रिसिएशन और तो चार्ज होता ही नहीं है इस पे, ठीक है। तो याद एक चीज ये रखना कि यहाँ पर दो ही आते हैं, एक प्रमोटर और दूसरा आता है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। यही दो मुद्दे हैं जो यहाँ पर आएंगे और इसी को कैपिटल अप्रोच पे करना है। पहली दो एंट्री बिल्कुल सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट लाइबिलिटी, गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटलिज्म। भैया ये तो अलग है, जी हाँ बेटा। वहां पर जो आप रिकॉग्नाइज या ट्रांसफर करते थे तो अभी तक आपने या तो फिक्स एसेट्स में करा था या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करा था, यही दो चीजें करी थी आपने। बट यहां पर आपको ये दिखाना पड़ता है कैपिटलिज्म में। बेटा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। कंपनी ने आपको 1000 करोड़ रुपए दिए डेवलपमेंट करने के लिए इन द बैकवर्ड एरिया, आप उसमें से 20 करोड़ का क्या करना चाहते हो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस करना चाहते हो। द आंसर इज नो, यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट 20 करोड़ फ्रॉम आउट ऑफ दैट 1000 करोड़, बिकॉज दैट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और जो आप कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो आप नहीं कर सकते, पहली कंडीशन। दूसरा, कंपनी कह रही है कि 100 करोड़ का जो हमें मिला हुआ है उसमें से हम 2 करोड़ रुपए क्या बांटना चाहते हैं, डिविडेंड। अगेन कंपनी नहीं कर सकती, कंपनी नहीं कर सकती। कोई भी आपका क्लेम हो, कुछ भी नहीं करो, आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए मिला है उसी में करो उस चीज को। तो एक क्वेश्चन है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। ओके, तो यहां पर आपने कैपिटलिज्म में डालना चाहिए था। अगर आप रिफंड कर रहे हो तो अगेन जहां पर ट्रांसफर करा था वहीं से आप रिफंड कर दो। ये सारी बातें खत्म हुई, सिवाय एक बात की, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो पहला डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है आपका कि भैया आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है वो बताओ, कौन सा मेथड लगाया है वो बताओ। पहली चीज कौन सा, अकाउंटिंग पॉलिसी एज वेल एज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। दूसरा एनटीई, अब यहां एनटीई वर्ड इसलिए यूज करा है बिकॉज आप ऑडिट में पढ़ रहे होगे, नेचर टाइम एंड एक्सटेंड।
तो अब यहाँ पर सुनो, नेचर एंड एक्सटेंट याद रखना, टाइम नहीं होता, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। एज वेल इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, एएस में लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग आपका नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स तो आई गई सारी की सारी, एज वेल एज आपकी जो फ्री है, एज वेल एज फ्री एसेट। अब ये फ्री एसेट को, ये पता है फ्री कॉस्ट ऑफ एसेट ऐसा भी बोला हुआ है, अब ध्यान से सुनना। इनको कैसे रिकॉग्नाइज करना ये बता देता हूँ। कई बार कंपनी आपको कोई लैंड फ्री में दे देती है। अब मान लो छत्तीसगढ़ रायगढ़ में मैं गया, छत्तीसगढ़ रायपुर में मैं गया, वहां पर मुझे 10,000 एकड़ चाहिए थी, जिसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपीस थी। कंपनी ने मुझे गवर्नमेंट ने क्या करा कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप एक काम करो, इसको फ्री में ले लो, फ्री में ले लो एकदम। मैंने कहा ठीक है, लाओ, मन में लड्डू फूटा, तो मैंने कहा लाओ। तो अब वहां पर लैंड मैंने ऐसे लिखी, अब लैंड के लिए मैंने पे कितना करा है, तो कुछ भी नहीं, तो वैल्यू तो जीरो ही होगी। ऑब्वियसली बात है, वैल्यू तो जीरो होगी, बट आपको नॉमिनल वैल्यू शो करनी पड़ेगी। नॉमिनल वैल्यू बेटा आपकी वो वैल्यू होती है कि जिसपे आपको वो डीड मिली हुई है। तो नॉमिनल वैल्यू आपको क्वेश्चन देगा, मान लो यहाँ पर 100 करोड़ थी या 10 करोड़ थी, तो 10 करोड़ है तो 10 करोड़ शो करो। वैसे डॉक्यूमेंट पे लिख के देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना, क्योंकि मैं भी बेवजह वहां पर अपना प्लांट ये सब चीजें नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे वहां पढ़ाना है तो ऑब्वियसली मुझे वहां अपनी बिल्डिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, बिल्डिंग डेवलप कराने के बाद मुझे वहां पर फर्नीचर, फिटिंग्स, मुझे अपना स्टूडियो क्रिएट करना पड़ेगा, हर चीज लगवानी पड़ेगी। और कल को गवर्नमेंट कहते हैं हम रिवोक कर रहे हैं, तो मैं तो अपनी डीड बनवाऊंगा ना, अपने नाम का टाइटल तो मेरे पास आना चाहिए ना। तो वो जो टाइटल में जो अमाउंट लिखा हुआ है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा एज अ नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, ये सारी बातें खत्म हुई। अब आ जाते हैं एक बार आपके एसएम का एक मुआवजा कर लेते हैं। ओके, वो क्या गिरा वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप कह रहे थे ना कि पता नहीं आपने कराया नहीं कराया, देख लो। अब यहां पर पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन, फिर हम एक एक करके एनालाइज करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार आप रीड कर रहे हो, मैं करूं। तो जेड लिमिटेड परचेस करिए, उन्होंने क्या, फिक्स असेट्स कितने रुपए की बेटा, 50 लाख रुपए की, हाईलाइट करते हुए चलो। कितने रुपए की, 50 लाख रुपए की उन्होंने क्या करिए, परचेस करिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 11 पे चलेगा, अच्छा ठीक है, आने दो। ओके, आ गया। तो गवर्नमेंट हमने क्या करा, फिक्स असेट्स करिए 50 लाख की, विच हैज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, 5 साल की उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन कवर है ऑलरेडी। सेल्वेज वैल्यू कितनी बता रखी है, 5 लाख रुपए, तो फिर डेप्रिसिएशन निकाल लेना, 50 लाख डिवाइडेड माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, तो 45 पे 5 यानी कि 9 लाख रुपए डेप्रिसिएशन बन रहा है। ऑन परचेज ऑफ एसेट्स गवर्नमेंट ग्रांटेड इट्स ग्रांट, कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का ग्रांट आपको गवर्नमेंट ने भी दे दिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फर्स्ट 2 ईयर्स में इफ द ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, एसेट रिडक्शन मेथड। आइए देखते हैं इन्होंने क्या शुरू करा है। तो पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने फिक्स एसेट्स खरीदी है 50 लाख की। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। बेटा ये क्या कर रहे हो, ग्रांट को एडजस्ट कर रहे हो, आप डायरेक्टली एडजस्ट कर रहे हो। यहाँ पर रिसीविंग की एंट्री ना, देखो हमारे केस में मैंने आपको क्या बताई हुई है, ध्यान से सुनना। आपने करी हुई है बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख और 10 लाख, और फिर मैंने एंट्री कराई है तुम्हें गवर्नमेंट ग्रांट टू एफए। इन्होंने डायरेक्टली एंट्री कर दी, उन्होंने कहा कि एक काम करो, ग्रांट से ग्रांट काटो, फिक्स एसेट टू एफए, ये डायरेक्टली एंट्री कर दो। आपका मुद्दा है, आपको जो मन करता है वो फॉलो करो। इंस्टीट्यूट इन दोनों चीजों पे आपको गलत नहीं करेगा, ऐसा इतना भी रूड नहीं है इंस्टीट्यूट कि भाई गलत करो इसको, नहीं सही है, आपका भी प्रोसीजर सही है, उनका भी सही है, अल्टीमेटली तो हमारा ही सही है ना। उन्होंने तो उसका शॉर्टकट लगाया हुआ है। ओके, फिर उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज करा 7 लाख। भाई अभी तो आप 9 लाख रुपए कह रहे थे, मैंने कहा देखो अब ध्यान से सुनो, मेरी वैल्यू आ रही थी 50 लाख में से, मेरी सैलवेज वैल्यू थी कितनी, 5 लाख, तो 45 आ रही थी। अब बेटा मुझे क्या मिला है, मुझे मुझे ये भी तो मिल गया 10 लाख रुपए का, क्या मिला है, ये गवर्नमेंट ग्रांट, तो इसको भी माइनस करो। और मेरी लाइफ थी इतनी 5 लाख, तो 35 लाख को अगर 5 से आप करोगे तो 7 लाख की आपका क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन बनेगा। ये हमारा यहाँ पर 2 साल की इन्होंने एंट्री करके दिखा रखी है। दूसरा केस पे आओ, दूसरे केस पे इन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी हुई है, एसेट की वैल्यू नहीं करी हुई है, किस नाम से, डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी या फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, कुछ भी कर सकते हो, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट कर लो या फिर ग्रांट डेफर्ड अकाउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो एक ही मुद्दा समझेगी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इतना नहीं है कि बिल्कुल वर्ड्स के पीछे भागे। ओके, यहाँ पर कितना, यहाँ 9 लाख रुपए ही है, बट यहाँ साथ साथ अगर आप देखोगे तो एमोटाइजेशन कर रखा होगा, यानी कि कितना, तो 10 लाख रुपए पे आप 5 साल के लिए, तो 2 लाख रुपए के हिसाब से आप एमोटाइजेशन करवाओगे। भाई 10 लाख का मिला है और 5 साल ही वैल्यू है, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर आपने एमोटाइजेशन कराया, तो अल्टीमेटली 11 लाख का इफेक्ट जा चुका है, 9 लाख और 2 लाख, 11 लाख का इफेक्ट जा चुका है। वहां कितने का गया होगा, वहां भी इतने का ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया था।
ठीक है, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट उतने का ही जाएगा, उसकी चिंता मत करो। ओके, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी-अभी मैंने डिस्कस करा था, सतीश कंपनी को ग्रांट मिला है कितने रुपए का? 8 करोड़ रुपए का मिला है बेटा, जिसमें से वो ये कहना चाहते हैं कि भाई 2 करोड़ रुपए के हम डिविडेंड बाँट देंगे। नहीं, गलत है, ऐसा करना बहुत गलत है। बेटा किस लिए मिला है? ये प्रमोटर वो है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखो ना, सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया, तो कैसे कर सकते हो? गलत बात, ठीक है। अच्छा, टिप एंड टॉप वाला ये क्या था? अच्छा, 20% सब्सिडी इन्हीं को मिली थी और ये इसमें से चाह रहे थे 500 करोड़ के 10 करोड़ रुपए, द कंपनी वांट्स टू ट्रेड इट। अच्छा ठीक है, देखो आपको ना 50 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए आपको मिले हैं गवर्नमेंट से। कंपनी क्या करना चाहती है कि इसको दिखाना चाहती है टाइम ऑफ रेवेन्यू एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉसेस, लॉसेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना चाहती है। भाई गलत बात है। किस लिए मिले जरा देखना, आपको मिले हैं, सब्सिडी मिली है द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है बेटा, ये प्रमोटर एक्सपेंस है, ये कहां जाएगा? कैपिटलिज्म में जाएगा। आ जाओ देख लेते हैं, क्रेडिट द सब्सिडी टू द कैपिटलिज्म। ऑब्वियसली कैपिटलिज्म में जाएगा, पहले वाला भी कैपिटलिज्म में ही जाता है, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये वाला नहीं पूछा गया, बट ये वाला मैंने अभी आपसे पूछा था। 35 लाख के आपके एक्सपेंस थे, किसके लिए मिले थे? प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉइज। अरविंद केजरीवाल वाला याद आया नहीं आया? कहां जाएगा ये? पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये होगा डायरेक्टली। इसमें आपको लिखना चाहिए कि ये कौन सा एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू नेचर का है, इस पर आप कौन सा अप्लाई करोगे? इनकम अप्रोच फॉलो करोगे, इस 35 लाख को आप कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करोगे, यही आपको लिख के दिखा रखा होगा इन्होंने। फिर आपको मिली है 100 करोड़ की सब्सिडी मिली है, सेटिंग अप अ यूनिट इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। बेटा कहां पर दिखोगे? कैपिटलिज्म में, और इसमें आप कौन सा फॉलो करोगे? कैपिटल अप्रोच, ठीक है। यही बात यहां पर पूरी लिख के दिखा रखी है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, एज पर एस12। ये पहली वाली लाइन सेम होती है, आपको पूरा लिख के थोड़ा मजा आना चाहिए एग्जामिनर को, उस तरीके से लिखना। ओके, फिर रिफंड की बात कर रही हुई है। रिफंड में ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं ऑब्वियसली नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं करवा चुका हूं, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, 8 या 9 इलस्ट्रेशन है, इसमें हम ये ऑलमोस्ट कर चुके हैं। मेरा मुद्दा अब शुरू हो रहा है प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लेकर। अच्छा, ये वही वाला मुद्दा है मेरा कि 8 लाख रुपए वहां से 8 लाख वहां से, ये मैं करवा चुका हूं, तो इसलिए मैं इसके पीछे भाग नहीं रहा हूं। आप एक बार बस पढ़ लेना। अगर आपको फिर भी इसमें किसी भी इलस्ट्रेशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक मेरे इसमें है, आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप मेरे को बस मैसेज डाल देना, आप मेरे को क्वेरी डाल देना, विद इन 1 डे मैं आपको रिजॉल्व करके दे दूंगा। अगर नहीं हुई ना, मैं आपसे 1 टू 1 कॉल डिस्कस कर लूंगा और बताओ, ठीक है, इससे ज्यादा क्या। ओके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आते हैं। कहां चले गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं वो कर रहा हूं, वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि मैं निकाल के रखूं पहले, ठीक है, रुकना। चलिए मिल गया, मैं आपको दिखा देता हूं कौन से अटेम्प्ट का, पहले वो देख लीजिए। तो नवंबर 2020 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन है बेटा, और अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। आओ पढ़ना शुरू करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले चुना है। इसके बाद भी ये कब आया हुआ था? नवंबर के बाद आया हुआ है, जुलाई 21 में, फिर दिसंबर 21 में, और उसके बाद मई 22 में, है ना। अरे नालायको, मई 22 में तुम देने बैठोगे, याद ही नहीं है कुछ इनको। अच्छा कह रहे मई 22 का भी बता दो ना। ओके, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अपने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, बिल्कुल इसीलिए मस्त ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। ध्यान से सुनना, ये पेन चेंज करो इसमें सबसे पहले। ऑन 1 अप्रैल 2016 मैक लिमिटेड, वही एप्पल मैक, गवर्नमेंट ग्रांट इनको रिसीव्ड हो गई कितने रुपए की? 60 लाख रुपए की, फॉर द एक्विजिशन ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 300 लाख। मेरे को एक बात बताओ सबसे पहले, ये कौन सी ग्रांट है? तो ग्रांट फॉर द फिक्स एसेट। कौन सी ग्रांट? फॉर द फिक्स एसेट्स है, और कुछ नहीं कह रहा, तो नॉन डेप्रिशिएबल तो बिल्कुल नहीं है। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। कौन सा मेथड है बताओ? कौन सा मेथड है? नेट मेथड है, खुद बता दिया। कॉस्ट ऑफ एसेट में आपने क्रेडिट कर दिया तो भाई कम हो गई ना। ओके, तो एसेट रिडक्शन मेथड या फिर नेट मेथड। The estimated useful life of the machinery is 10 years. The machinery is depreciated 10% on WDV basis. The company has to refund the grant in June 2019 due to non-compliance of certain conditions. How the refund of grant deal in the books of Mac Limited, assuming that the company did not charge any depreciation for the year 2019-20, assuming that the company did not charge any depreciation on the for the year 2019 and 20। अब मेरा ध्यान से सुनना, आपने रिफंड कब करा है ग्रांट को, ये मैटर करता है, और कब तक आपने इसको यूज कर लिया था वो भी मैटर करता है। अच्छा एक बात देखो, अगर इस क्वेश्चन को रफली करना शुरू करें तो वैल्यू कितनी थी इसकी? तो आप बोलोगे वैल्यू थी इसकी 300 लैक्स में है, ठीक है, हटा दो। ओके, ग्रांट कितना मिल गया आपको? तो आप बोलोगे 60। ये आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये मैंने अभी करके दिखा दिया। अच्छा ये याद रखना कब कब है ये वैल्यू, ये फर्स्ट 4/16 को है, और ग्रांट रिफंड कब हुई है ये मैं देख लूं बस एक बार। ग्रांट रिफंड हुई है आपकी, ओके, जून 2019 में। कब? जून 2019 में रिफंड हुई है, ठीक है। अब कितनी रिफंड हुई होगी? तो पूरी की पूरी 60 लाख हुई है। अगर कुछ नहीं बता रखा तो आपको 2019-20 तक पहुंचना है। अगेन क्वेश्चन दोबारा से देख लो, कहां तक पहुंचना है? 19-20 तक। अब मैं इसकी बातें करूंगा सारी की सारी आपके साथ। अच्छा एक बात बताओ, 10% ऑन WDV लगाने के लिए कह रहा है, तो आपके पास चॉइस तो कुछ बची नहीं है। ऑब्वियसली WDV के अलावा आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखने वाली बात ये है,
अब अच्छा, आपको ना मैं यहाँ रफली करके दिखा रहा हूँ, आपको जो बनाना चाहिए, आप इसका एक बार सजेस्टेड आंसर भी देखना। बहुत मस्त बनाया हुआ है, आप लोग और मस्त कर सकते हो, इनसे भी ऊपर जा सकते हो, आपको कॉपी नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनानी है, लिख देना स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट टिल रिफंड ऑफ ग्रांट, ऐसे लिख के आप स्टेटमेंट बनाना, बॉक्स बना के तब करना काम को, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी, ओके, डेप्रिसिएशन, अच्छा वैल्यू लिख लो पहले, तो वैल्यू हो गई 250 लैक्स, ये वैल्यू है। अच्छा, डेप्रिसिएशन 16-17 का, ऑब्वियसली 24 ही होगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 240 में से 24 माइनस कर रहे हो तो कितना निकलेगा, 216। अच्छा याद रखना, मैं पूरा सही करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूरी कैलकुलेशन से करूंगा। 17-18 का करो, तो 17-18 का करोगे तो 216 में से आपको अगेन 10% लगाना है, तो 21.6, और इसको जब माइनस करोगे 216 में से, तो 194.4 आएगा, 194.4। अच्छा, ये वैल्यू कब है बताएंगे जरा, इसकी एक्चुअल वैल्यू कब आ रही होगी, तो 31 मार्च 2018 को आ रही होगी। एंड की बात कर रहे हो ना। अच्छा, 18-19 पूरा लगा लूं, 18-19 पूरा लगा लूं, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखना, ऐसे नहीं, 19-20 का मांग रहा है, तो 18-19 का पूरा लगाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सुनना, 18 और 19 का डेप्रिसिएशन, तो इसी पे लगाओ, कितना हो जाएगा ये, 10% करोगे तो 19.44, माइनस करोगे तो 174.96 आपका ये नेट बैलेंस आ रहा है। अच्छा, कब आ रहा है ये भी बता दो जरा, तो 31/3/19 को इसका बैलेंस आ रहा है। अब कई बच्चे पता है यहाँ पर क्या गलती करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, वो बच्चे गलती यहाँ ये कर देते हैं कि यहाँ पर 2 महीने का ना डेप्रिसिएशन भूल जाते हैं। यहाँ पर 2 महीने का डेप्रिसिएशन भूल जाते हैं, जबकि एग्जाम्पल में भी मैंने कहा था कि जब तक आपने रिफंड नहीं करा तब तक नॉर्मल पे डेप्रिसिएशन लगाओ, तो जून में कर दिया है, तो यहाँ पर 2 अप्रोच है, या तो जून एंड या जून बिगनिंग। तो आपसे क्वेश्चन कहता है, आईसीआई कहता है कि जून बिगनिंग मानो, और इसका एक एजम्पशन भी मार देना उन्हीं के लिए कि भाई हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि जून बिगनिंग में ही कर दिया है, तो सिर्फ 2 महीने का डेप्रिसिएशन है, अप्रैल और मई। तो वंस, अच्छा एक बार मैं इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ प्लीज जल्दी से, 240 माइनस 24, ओके, माइनस 21.6 माइनस 19.44, ठीक है, 17496। अच्छा ठीक है, अब ये 174.96 पे लगाओ 10%, तो आएगा आपका 17.496, ये पूरे पूरे साल का है। आपको लगाना सिर्फ 2 महीने का, तो 2 महीने का लगाओगे तो 2.916। अब यहाँ लिखोगे, मतलब 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लिख के जो भी आपको लिखना है वो आपके प्रेजेंटेशन पे छोड़ रहा हूं मैं। 2.916, एक्चुअल कैरिंग वैल्यू इसकी कितनी आ रही है वो दिखा देता हूँ, 174.96 में से करोगे तो ये आ रही है आपकी 172.044, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है। अब आपको ग्रांट को रिफंड करना है, अब आपको क्या करना है, ग्रांट को रिफंड करना है, तो आपको ग्रांट रिफंड करना है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कर दो रिफंड, और इसमें 60 लाख रुपीस आप ऐड कर दो। अगर आप इसमें 60 लाख रुपीस ऐड करोगे, एक मिनट, 172.044 प्लस 60 लैक्स, तो ये अब आपकी वैल्यू बनेगी 230.44, और कब बनेगी जरा ये बता सकते हैं, तो 1 जून 2019 को बनेगी, और 31 मार्च 2020 तक का डेप्रिसिएशन बता दो। तो याद रखना, अब इसी पे डेप्रिसिएशन लगाओगे अब 10% के हिसाब से, पर कितने महीने के लिए, इसी पे लगाओगे ना एक्चुअल पे, सिर्फ 10 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने के लिए ऑलरेडी लग चुका होगा, तो 2 महीने के लिए लगाओगे तो 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 10 महीने के लिए लगाना है, तो 230.44, 230.44 इंटू 10%, और अगर इसका 10 महीने का निकालोगे तो इसका डेप्रिसिएशन निकल के आएगा आपका 19.20, 19.2033 करके कुछ आ रहा है, ये आपका डेप्रिसिएशन है। अब यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता, यहाँ आपको किसी जनरल एंट्री दिखानी है, तो अब सबसे पहले आपकी इसकी जो जनरल एंट्री होनी चाहिए थी, अच्छा आपको सिर्फ 19-20 की दिखानी है, तो पहली जनरल एंट्री तो रिफंड की होगी, तो आप 1 जून 19 को एंट्री मारोगे रिफंड की, और इसमें एंट्री पता है क्या मारोगे, बहुत अच्छी एंट्री करोगे आप इसमें, और एंट्री आप बोलोगे इसको कि देख एंट्री होगी, बैंक तो जाएगा ही पक्की बात है, टू बैंक। अच्छा, यहाँ पर फिक्स एसेट्स है फिर कोई मशीनरी है, ये मेरे को देखना है, मशीनरी है बेटा, फिक्स एसेट का नाम देखा है, तो मशीनरी से, और कितना, 60 लाख, 60 लाख, अब लिखोगे बीइंग ग्रांट रिफंडेड, रिफंड कर दिया आपने, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें मालिक, चलो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा, इस साल का पूरा डेप्रिसिएशन कितना है, अच्छा याद रखना, स्टडी मैट में ना यहाँ पर एक चीज करी हुई है कि यहाँ पर इन्होंने कम डेप्रिसिएशन चार्ज करा हो, यहाँ पर पता है कितना दिखा रखा है, आप उसमें देखना, इसके सजेस्टेड आंसर में सिर्फ 19.20 देखा रखा है इन्होंने, यहाँ पर दिखा रखा है 19.20, यहाँ पर भी 19.20, और जब इस पूरे डेप्रिसिएशन को ये पीएनएल में डाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो 19.20 में इन्होंने ऐड कर रखा है ये 2 महीने का डेप्रिसिएशन, यानी कि 2.916 करके 22.11 करके कुछ जा रहा है, ये पूरे का पूरा ट्रांसफर कर रखा है। तो ठीक है, इनकी ये अप्रोच रही होगी कि भाई ये 2 महीने का डेप्रिसिएशन हम डायरेक्टली मूव करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इस दोनों को ऐड करके पूरा का पूरा यहाँ दिखा सकते हो, मेरी उसमें कोई राय नहीं है आपके लिए। एसएम का सजेस्टेड आंसर का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बस उसका आंसर बताया आपको। क्लियर है ये मेरी बात? अच्छा, क्योंकि देखेंगे ना बच्चे तो उस प्रेजेंटेशन के लिए देख जरूर लेना एक बार। ओके, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आपको मैं आगे के 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन दिखाता हूं, जल्दी से ध्यान से देखना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो, थोड़े से ना वो तो इसीलिए उसको डिस्कस करेंगे, हम करेंगे नहीं पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया पूरा। कब का है बेटा? Jan 21 का, बस लेटेस्ट अटेम्प्ट आपके। ओके, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन पे आपको क्या दिखा रखा है? दर्शन वाला नहीं था, ये रहा। जतिन वाला भी नहीं, कौन सा था? एक मिनट, ए ही था इसका, दर्शन वाला जो मेथड फॉलो स्ट्रेट एंड मेथड जी, ये रहा आपका फर्स्ट का ए पार्ट है, दर्शन लिमिटेड वाला। परचेज करिए 1,30,00,000, सुनना ध्यान से, 1,30,00,000 यानी कि 130 लाख की मशीनरी, यूजफुल लाइफ थी 4 इयर्स, जिसमें आपको ग्रांट रिसीव हुआ है कितने का? ग्रांट आपको रिसीव हो रखा है उस पे पूरा का पूरा 40 लाख का, तो वैल्यू कितनी रहेगी? 90 लाख, ऑब्वियसली बात है। सेल्वेज वैल्यू बता रखी है आपको, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी? 60 लाख रुपए। दर्शन लिमिटेड डिसाइडेड टू ट्रीट द ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम ग्रॉस मेथड मींस अब एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको हर साल का बताना है और एसएलएम मेथड फॉलो करना है, मींस इसका आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको हर साल का एक काम करो, एक स्टेटमेंट बना लेना, आप यहाँ पर ईयर लिख लेना, यहाँ पर ठीक है, ईयर लिख लेना, और यहाँ पर ईयर लिख कर यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन निकालते जाना। अब डेप्रिसिएशन निकालना कैसे वो सिंपल बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना, 130 लाख में से सिर्फ आपको 60 लाख की वैल्यू घटानी है और डिवाइडेड बाय 4 इयर्स करना है। तो ये आपको करना है 70 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 17.5 आएगा आपका। एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं, 130 माइनस करेंगे 60 से, तो यस आपका 70 आएगा और 4 इयर्स इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। तो इसको आपको करना है, तो 17.5 हर साल का कितना होगा? 17.5 होगा इसका डेप्रिसिएशन। और एमोटाइज कितना करोगे आप? एमोटाइज करोगे बेटा इस 10 लाख, इस 40 लाख को भी आप 10 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करोगे तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख, तो यानी कि 17.5 तो आपको यहाँ डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए। एमोटाइजेशन का भी रेट यहीं पर लिख देना, ताकि क्वेश्चन यहीं सेटिस्फाइड हो जाए आपका। एमोटाइजेशन का 10 लाख रुपए ईच ईयर, यानी कि हर साल लिख के दिखा देना, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में टोटल भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, देख लो कब का अटेम्प्ट था, ये भी दिखा देता हूं दोबारा से। Jan 21 5 नंबर का क्वेश्चन था, फ्री के क्वेश्चन थे ये सारे। गवर्नमेंट ग्रांट के चैप्टर तो एएस को थोड़ा सा टफ मान के लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। आई होप कि मैंने कवर कर दिया आपको सारा। लास्ट अटेम्प्ट जुलाई 21, अच्छा दिसंबर में आया नहीं था, इसीलिए लास्ट कह रहा हूं इसको। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, सेकंड डिस्कस कर चुके हैं क्या? जी सेकंड भी कर चुके हैं। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर सी, ये मैंने आपको बताया था, ये ऑलरेडी मैं बता के आ चुका हूं। देखो 120 लाख रुपए मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन अ मैदाक। मैदाक कोई जगह होगी, अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। क्या करोगे? तो भाई इसे कहां डालोगे? इसे डालोगे कैपिटल रिजर्व में, और लिख के दिखाओगे कि इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे हम लोग, इसमें कैपिटल अप्रोच फॉलो करेंगे, इसलिए कैपिटल रिजर्व में डालिए। ओके, 15 लाख रुपए आपको रिसीव हुए हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, बेटा डेप्रिसिएशन लगेगा, आप बोलोगे कि डेप्रिशिएबल एसेट है, इसीलिए हम इसमें इनकम अप्रोच करेंगे। और किस में ट्रांसफर करेंगे इसको? ईयर टू ईयर इसमें करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद रखना, अब इनकम अप्रोच के अंदर नीचे 2 चांस लिख देना, एक ग्रॉस मेथड लिख देना और लिखोगे नेट मेथड है, हम दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिख के आना। 25 लाख रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अ मेडिकल फैसिलिटीज टू द वर्कमैन। तो बेटा कौन सा है, ये कौन सा है बता दो जरा। इनकम, ये इनकम ग्रांट, एक्सपेंस ग्रांट है, इसको लिख देना। और अगेन इसको किसमें डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसमें कौन सा मेथड फॉलो करोगे? इनकम मेथड, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, सारे के सारे सेशंस हमने कवर कर लिए, सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, इन डेप्थ मैंने आपको करा दिया। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।